सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 विच इज़ स्टैटिस्टिक्स। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सब कुछ एक एक टॉपिक कवर करेंगे। एंड बिलीव मी, एक एक टॉपिक जब आप सुनोगे ना और साथ साथ लिखोगे भी मेरे और प्रैक्टिस करोगे, परफेक्टली आप इस टॉपिक में मास्टरी गेन कर सकते हो क्लास 11th में। आई एम टेलिंग यू। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से एग्ज़ाम में, आपका उसमें एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, ओके। अगर आप सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनोगे। ठीक है, फाइन। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं विदाउट टॉकिंग एनी मोर। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। अब इस चैप्टर के अंदर क्या है ये जानने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स वर्ड का क्या मतलब है ना। और उससे भी पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि वर्ड आया कैसे। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक वर्ड है जिसको डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से, विच इज़ स्टेटस। हाँ जी, स्टेटस एक लैटिन वर्ड है जिसमें से ये वर्ड स्टैटिस्टिक्स को मैंने नहीं, मतलब जो भी मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने डिराइव किया है। ठीक है, फाइन। वहाँ से ये डिराइव हो रखा है। ठीक है, अब इससे मुझे क्या पता चलता है कि इस वर्ड की डिस्कवरी बहुत पहले ही हो चुकी थी। इनफैक्ट स्टेटस जो मैं यहाँ पे आपको लैटिन वर्ड बता रहा हूँ, इसका मीनिंग होता है पॉलिटिकल स्टेट। क्या मीनिंग होता है इसका? पॉलिटिकल स्टेट। अब इससे पता चलता है कि स्टैटिस्टिक्स की स्टडी इतनी पुरानी है जितनी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन है। ठीक है, यानी जितनी ह्यूमन सिविलाइजेशन पुरानी है उतनी ही पुरानी इसकी स्टडी चलती आ रही है। फाइन, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिंपल सा बताया कि ये डिराइव कहाँ से हुआ और इसकी कहानी स्टार्ट कब से हो गई थी। ठीक है, अब बेसिकली स्टैटिस्टिक्स हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, उसमें ही हमारा मीन, मोड, मीडियन ये सब स्टार्ट हो चुका था, राइट। इन सब को हम इनफैक्ट डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। वैसे मैंने आपको मीनिंग इसके लैटिन वर्ड का तो मीनिंग बता दिया। अब स्टैटिस्टिक्स हम ये सब्जेक्ट क्यों बना, बेसिकली ये ब्रांच मैथमेटिक्स की कैसे निकल कर आई, तो कैसा इसमें सब हुआ, ये सब बताना भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, जितना कि इसके अंदर के टॉपिक्स डिस्कस करना है। फाइन, तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली डील करता है एक डेटा से, कलेक्टेड होता है जो एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कोई भी स्पेसिफिक पर्पस हो सकता है। किसी बिजनेस की ग्रोथ चेक करने के लिए कि बिजनेस में कितना डिक्लाइन हुआ है पर्टिकुलर ईयर्स में, उनमें वर्कर्स की इनकम का स्टेटस चेक करने के लिए, एंड मैनी मोर। एक बिजनेस एरिया में ही नहीं, बहुत सारे कई सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में स्टैटिस्टिक्स का मेजर रोल देखा जा रहा है इन इस मॉडर्न वर्ल्ड में। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली डेटा कलेक्ट जो होता है एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए, उसको एनालाइज हम कैसे करेंगे, उसको हम डील कैसे करेंगे, उसको हम स्टडी कैसे करेंगे, इस पूरे सब को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स डिराइव हुआ लैटिन वर्ड स्टेटस, दैट मीन्स पॉलिटिकल स्टेट। एंड इसका मतलब क्या है कि ये स्टैटिस्टिक्स की स्टडी उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन। स्टैट्स का मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि स्टैटिस्टिक्स आपकी स्टडी होती है ऑफ डेटा कलेक्टेड फॉर अ सर्टन पर्पस, यू नो। ठीक है, और पर्पस मैंने अभी आपके इतने सारे एग्जांपल डिस्कस करे। स्टडी इंक्लूड करती है एनालाइजिंग द डेटा, डिपिक्टिंग इट इन एज ईजियर वे एज पॉसिबल एंड इंटरप्रेटिंग इट। ठीक है, अब देखो, डेटा को हम एनालाइज, इंटरप्रेट ये सब तो हम तब करेंगे जब उसे कलेक्ट ही अच्छे वे में कर पाएंगे। डेटा कलेक्शन अगर हमारा अच्छा है तो ये सारे प्रोसीजर्स तो अपने आप अच्छे हो जाते हैं ना। ठीक है ना। और प्रीवियस क्लासेस में हम ये देख चुके हैं कि हम डेटा को कैसे एनालाइज करते थे। याद करो, कैसे एनालाइज करते थे? ग्राफिकल मेथड से करते थे, हाँ या ना? बिल्कुल करते थे। ग्राफिकल मेथड से टैबुलर फॉर्म आपने बनाया इतनी छोटी क्लासेस में, टैली मार्क्स बनाए? बिल्कुल बनाए होंगे ना, आपको याद भी आ गया होगा, है ना? है ना? तो
वैसे हम डेटा को उससे एनालाइज करते थे, स्टडी करते थे, बट जैसे जैसे क्लासेस हायर होती गई हम मीन मोड मीडियन ले आए, दैट आर सेंट्रल टेंडेंसीज, अभी वो भी डिस्कस करेंगे। और क्लास हायर हुई तो अब क्लास 11th में आ गए एंड यहाँ पे अब हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन्स भी डिस्कस करेंगे। एक एक करके सारे टॉपिक को पकड़ते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली हमें एक रफ़ आइडिया देता है कि जो भी मेरे डेटा पॉइंट्स है ना, डेटा पॉइंट्स, वो सेंटर्ड कहाँ पर है, वो सेंटर्ड कहाँ पे हो पा रहे हैं। मतलब कि जो भी मेरा डेटा है, चाहे वो असेंडिंग या डिसेंडिंग में मुझे गिवन है या फिर वो मिक्स में भी गिवन है, ठीक है। वैसे मिक्स में अगर वो होता है तो हम सबसे पहले उसे ऑर्डर में लेके आते हैं, दैट इज़ असेंडिंग डिसेंडिंग, ये प्रीवियस क्लासेस में बताया था, है ना। अभी भी हम एग्जांपल्स पे डिस्कस करेंगे। बट उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करके उसकी सेंटर वैल्यू क्या होती है, उस पूरे डेटा की सेंट्रल वैल्यू क्या होती है, ये हमें मतलब वो जो मेजर होता है उसे हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एंड लेट मी टेल यू, अगर हम उसका सेंटर वैल्यू बता पाते हैं ना तो ही डेटा के बारे में इतना कुछ पता लग जाता है, ठीक है। जैसे हम अभी एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं, कैसे हम मीन मोड मीडियन निकाल पाएंगे। थोड़ा सा रिवीजन भी होनी चाहिए, तभी तो हम 11th के टॉपिक्स में मास्टरी पाएंगे, है ना, अगर बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर बता दिया, हमें रफ़ आइडिया देता है कि हमारे डेटा पॉइंट्स कहाँ पे सेंटर्ड हो रखे हैं। हमारे पास टोटल 3 मेजर्स है सेंट्रल टेंडेंसी के, 3 तरीके से हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से वो 3 तरीके हैं पता ही है आपको वो। सो मीन मोड मीडियन वो मेरे 3 मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, जो मुझे बता देंगे कि मेरा जो पूरे सारे के सारे डेटा पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे सेंटर्ड हो रखे हैं। बट अब हम हायर क्लासेस में आ गए तो हमने देखा कि डेटा इंटरप्रिटेशन इतनी आसान नहीं है कि हम सिर्फ सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल मेजर जान के उनके हम डेटा को पता लगा ले कि डेटा के अंदर क्या चल रहा है, उसको इंटरप्रेट कर ले, उसको एनालाइज कर ले, नहीं। तो हम इसलिए हमने डिसाइड किया कि हमें तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी काफ़ी नहीं है स्टैटिस्टिक्स का, यू नो, हैंडल करने के लिए, डेटा को इंटरप्रेट या एनालाइज करने के लिए। तो अब हम अपनी हायर क्लासेस में लेकर आए कि हमें सेंट्रल टेंडेंसी के अलावा डिस्पर्शन या स्कैटरेशन पे भी डिपेंड करना है। वहीं से निकल कर आ गए मेरे मेथड्स ऑफ बेसिकली ये क्या है, डिस्पर्जन मेथड्स, ठीक है। और यहाँ पे मेरे 4 तरीके के डिस्पर्जन मेजर्स निकल कर आते हैं। ये डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है आपने 10th में भी पढ़ रखा है। डिस्पर्जन या फिर इसको स्कैटर, इसका मतलब होता है फैलना, स्प्रेड आउट होना, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, स्प्रेड आउट। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, अब इसे मेजर्स कह लो, ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अब ये 3 तो मुझे बता रहे थे कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, कि मेरा जो डेटा आइटम्स है, पूरे डेटा पॉइंट्स है, वो सेंटर्ड कहाँ पे। पर अब डेटा को और अच्छे से इंटरप्रेट करने के लिए हमने ये जाना कि डेटा की जो सेंट्रल वैल्यू है ना, उसके आसपास के डेटा पॉइंट्स किस तरीके से स्प्रेड आउट हो रखे, ठीक है, किस तरीके से स्प्रेड आउट या फिर स्कैटर हो रखे। और वहीं से हम देख कर आए कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि सिर्फ सेंट्रल वैल्यू से कुछ नहीं हो रहा, बल्कि उसके आसपास के भी डेटा आइटम्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हमारी डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालाइज को, ठीक है। वहीं से हमने सोचा कि हम क्या करते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन लेके आते हैं, जो हमें ये बताएंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी के साथ साथ, यानी जहाँ पे डेटा आइटम मेरा सेंटर्ड है उसके साथ साथ उसके बाकी सारे जो डेटा आइटम्स है या डेटा पॉइंट्स है वो किस तरीके से स्प्रेड आउट हो रखे हैं या डिस्पर्स हो रखे हैं, वो भी हमारी बहुत हेल्प करेंगे कि हम अपने डेटा को किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकें, ठीक है। अब जो मेरे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन निकल कर आते हैं उनमें से सबसे पहला होता है रेंज, जो बिल्कुल बेसिक सा है एंड आपको पहले भी आता होगा, अभी भी बता देता हूँ मैं से, ठीक है। रेंज के बाद हमारा आता है क्वार्टाइल डिस्पर्जन, ठीक है।
ये क्या है बेसिकली, क्वार्टाइल डिस्पर्जन, जो हम 11th में तो हम नहीं करने वाले हैं ये, बस आपको नाम पता होना चाहिए। फोर्थ वाला मेरा आता है मीन डेविएशन, एंड सिमिलरली फिफ्थ मेरा आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये चार मेरे हो गए जो मुझे बताएंगे कि मेरा डेटा आइटम्स, डेटा पॉइंट्स किस तरीके से स्प्रेड हो रखे हैं, डिस्पर्स हो रखे हैं। ठीक है, यही चारों हमने यहाँ पे, चार मतलब ये तीन, ये तो आपको पहले कर रखा है स्मॉल क्लासेस में, बताता हूँ भी। ठीक है, ये दोनों हमें यहाँ पे मेन फोकस रहने वाला है। ठीक है, फाइन है, ओके। तो अब हम जल्दी से एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जो हमें मीन मोड मीडियन की रिवीजन करा देगा। तो मैं अभी आपके सामने एक एग्जांपल लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल हो गया। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं रन स्कोर्ड बाय 2 बैट्समैन इन देयर लास्ट 10 मैचेस, और ये इनको बेसिकली मैं डेटा पॉइंट्स कहता हूँ, जो अभी ऑर्डर में नहीं है, यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं अरेंज करे हुए हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस डेटा आइटम्स का फॉर बैट्समैन ए एंड बैट्समैन बी दोनों का मुझे मीन एंड मीडियन निकालना है। कैसे निकाल सकता हूँ मैं? तो मीन निकालने का फॉर्मूला आपको याद है क्या होता था? एक्स बार, इसको हम मीन कहते थे। मीन का सबसे बेसिक फार्मूला हमारा होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ये सारे मेरे ऑब्जर्वेशन यानी डेटा पॉइंट्स हैं, इन सब का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की एग्जैक्टली मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या है कितने, जो यहाँ पे 10 है लिख रखा है ना, लास्ट 10 मैचेस। तो ये मेरा मीन का फॉर्मूला था। इसी को हमने थोड़ा सा एडवांस बना दिया, क्योंकि हम हायर क्लासेस में आ गए हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट वाले फार्मूला तो नहीं देखने ना हमने, हम मैथमेटिकल फार्मूला नहीं नंबर्स के साथ खेलेंगे। तो मीन यानी एक्स बार का जो फार्मूला निकल कर आया वो था 1 डिवाइडेड बाय एन समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक एक्स आई। ये मेरा निकल कर आ गया मीन का फॉर्मूला। बेसिकली यहाँ पे मेरा n क्या है? n है मेरा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे मेरा i की वैल्यू देखो 1 से लेकर n तक है, यानी ये x1 x2 x3। x1 का मतलब पहला डेटा आइटम कौन सा है, दूसरा डेटा आइटम कौन सा है। तो बेसिकली वो स्टेटमेंट को ही हमने ऐसे फॉर्मूले में लिख दिया है। ठीक है, तो ये बेसिकली फार्मूला था क्या निकालने का? मीन निकालने का। अब मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन ना दो फॉर्मूले लेकर आता है हमारे लिए, बिकॉज केस हमारे पास दो हैं। केस वन ये कहता है कि जो मेरा बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है ना वो ऑड है, ऑड। तो अगर n मेरा ऑड है, यानी n की वैल्यू मेरी ऑड आ रही, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, तो इस केस में जो मेरा मीडियन निकल कर आता है ना ऑड नंबर के केस में, ऑड के केस में वो होता है n+1/2th टर्म उस सीक्वेंस, बेसिकली उसकी। ठीक है, जो डेटा आइटम की लिस्ट थी, ये n+1/2th टर्म, या फिर इसको ऑब्जर्वेशन क्या देना चाहिए, है ना। ये क्या होता है? मेरा मीडियन होता है। कितना आसान था। अब एक केस 2 निकल कर आता है कि क्या हो अगर मेरा n इवन हो। अगर मेरा n इवन है तो यहाँ पे जो मेरा मीडियन निकल कर आता है ना, मीडियन होता है n/2th वाली ऑब्जर्वेशन, और साथ साथ n/2 + 1th वाली ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ये बेसिक से फॉर्मूले थे हमारे मीडियन एंड मीन के। ठीक है, अब यही मीन एंड मीडियन आप उस प्रीवियस डेटा में निकाल के खुद ट्राई करो। बेसिकली मैं वो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, चलो ठीक है। तो ये बैट्समैन ए के लास्ट 10 ईयर्स के क्या हैं लेकर आया है ये अपने स्कोर्स लास्ट 10 मैचेस के। ठीक है, अगर मुझे बोला है कि इस केस में मुझे मीन निकाल के दिखाओ, यानी मुझे एक्स बार निकालना है जिसका फार्मूला 1/n समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से n तक एक्स आई होता है ना। तो ये मीन मैं कैसे निकाल सकता हूँ? अब यहाँ पे n की वैल्यू, यहाँ पे तो हमें पता है ये 10 मैचेस है तो 10 है, तो हेयर n की वैल्यू मेरी 10 है।
अभी एक्स आई क्या मतलब 1 से लेके 10 तक जाएगा, x1 ये है, x2 ये है, x3 ये है, यानी x 10 तक जा रहा है। एंड इनका हमें समेशन करना है, यानी सम करना है। ठीक है, तो जब आप ये करोगे यानी कि मेरा मीन कितना होना चाहिए, 30 + 91, यहाँ पे कितना है 123, 123 प्लस ये तो ज़ीरो है, 64 + 42 कितना होता है 106, प्लस 80 + 30 110, प्लस 5 + 117 इज़ 122, तो ये 122 लिख दिया। और ये क्या है 71 है ना, तो प्लस कर देते हैं 71। ठीक है, इस पूरे को डिवाइड करना है 10 से, क्या आंसर निकल कर आएगा, एक्स बार इज इक्वल टू, इनको प्लस करें तो कितना आ रहा है 229 आ रहा है, 229 प्लस ये कितना आ रहा है 232, 232 प्लस 71 डिवाइड बाय 10। इसको अब यहाँ पे करता हूँ मैं। अब कितना आया 229 प्लस 232 प्लस 71/10। तो जब इन दोनों को हम करेंगे तो आ रहा है 461, 451 आ रहा है, देख रहे हो, 3 + 2 5 एंड +1 कैरी ओवर वाला भी, तो 461 प्लस 71/10। एंड जब आप इसको करोगे तो कितना आ रहा है, इनको प्लस करा तो कितना आ रहा है देखो, 6 + 7 13, 1 कैरी 5, 32 डिवाइड बाय 10 विच इज़ माई 53.2। एंड अगर हम डेसिमल वैल्यू ना कंसिडर करें, बिकॉज यहाँ पे डेसिमल वाला तो कुछ है नहीं, तो इसका मीन बेसिकली 53 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा 53 निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये मीन वैल्यू यानी कि जो मेरा डेटा है वो इसमें सेंटर्ड हो रखा है 53 के अराउंड, इससे हमें पता लग रहा है। ठीक है, ये कितने मतलब उसके जो डेटा हमने कलेक्ट किया था, जो उसने मैचेस किए हैं उनके स्कोर्स का, अब वो डेटा किस पे सेंटर्ड है, यानी कि एक सिंगल वैल्यू जो इस डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है ना, वो 53.2 निकल कर आएगी। ठीक है, ये मीन मुझे इस डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए बताएगा। मीन मतलब बेसिकली एवरेज वैल्यू है, ये मीन का ही दूसरा नाम क्या होता है, एवरेज वैल्यू। तो अगर हमें किसी को बताना होगा कि आपका एवरेज स्कोर कितना रहा है इन 10 मैचेस में, तो वो 53 बोलेगा। एवरेज स्कोर 53 है, ठीक है, फिर तो आप ठीक ठीक खेल रहे हो, या फिर कम होता तो आप फिर नहीं ठीक खेल रहे हो। तो बेसिकली मुझे एक ना रफ़ आइडिया सा दे रहा है, रफ़ आइडिया दे रहा है मुझे, एग्जैक्ट नहीं दे रहा डेटा के बारे में। ठीक है, वैसे आंसर तो एग्जैक्ट है, पर ये रफ़ आइडिया दे रहा है डेटा के बारे में कि हाँ 53.2 के अराउंड आप समझ लो कि इतना एवरेज है जो हम स्कोर में मतलब लेकर आ रहे हैं, मैचेस में स्कोर हमारा इतना आ रहा है, ये एवरेज वैल्यू है उसकी। तो इस सिंगल पॉइंट ने, इस सिंगल डेटा आइटम ने मुझे बता दिया कि मेरा जो डेटा आइटम है वो किस पे सेंटर्ड, यानी ये पूरे के पूरे स्कोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिंगल टर्म से, दैट इज़ एवरेज है भाई ये स्कोर का। ठीक है, तो रफ़ आइडिया मिल गया कि हाँ ये स्कोर ना इसके आसपास है भाई। ठीक है, एवरेज जो मेरे स्कोर का 53.2। ठीक है, फाइन है, ओके फाइन है ना, तो 53.2 यहाँ पे आया है। अब अगर मुझे इसका मीडियन निकालना हो, मीडियन मैं कैसे निकालूंगा, बैट्समैन ए का मैं निकाल रहा हूँ, बैट्समैन बी आप खुद कर सकते हो। ठीक है, ट्राई करना बैट्समैन बी का कितना आ रहा है। ठीक है, बैट्समैन ए का अगर मुझे मीडियन निकालना है, उसका फार्मूला क्या था, एन, अगर एन ऑड है तो इसका फार्मूला यहाँ पे लिखा था, एन अगर ऑड है तो ये वाली टर्म मीडियन होगी। यहाँ पे तो एन इवन है, इवन कैसे है एन, इवन कैसे है एन, क्योंकि यहाँ पे 10 मैचेस के स्कोर दे रखे हैं एंड 10 इज़ एन इवन नंबर। तो मीडियन निकालने से पहले हमेशा हम क्या करते हैं, उसे ऑर्डर में लेके आते हैं। ऑर्डर में अगर मैं लेकर आऊँ तो ऑर्डर यहाँ पे हो जाएगा, आपको भी दिखा दे, चलो आप देख लो अपनी नोटबुक में, आपने नंबर्स लिखे होंगे, 0,30 तो नहीं है, 5 है, 0,5 मैं लिख लूँ जल्दी से, फिर आते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर लिया इसमें, ये मैंने इसमें क्या कर लिया, इसको अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ है। ठीक है, अब मीडियन निकालने के लिए क्या फार्मूला था भाई कि n/2th टर्म या फिर n/2 + 1th टर्म होनी चाहिए इवन के लिए। तो n यहाँ पे 10 है, तो ये वाली टर्म
और नहीं, बेसिकली आप एंड कह सकते हो, तो 10/2 प्लस 1 वाली टर्म, यानी कि मेरी फिफ्थ टर्म, ये फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्या है, 42 एंड 64, ये इसका क्या है, मीडियन। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि 42 एंड 64 जो है वो मेरी n/2th टर्म और n/2 प्लस 1th टर्म निकल कर आ रही है। मीडियन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ही टर्म्स का एवरेज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एवरेज। तो 42 प्लस 64/2 मेरा 106/2 दैट इज़ 53। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से मीन कितना निकल कर आया, 53, एंड यहाँ से मीडियन कितना निकल कर आया, 53। अब देखो यहाँ पे एक वो आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है नया। अब आप सेम चीज़ क्या करोगे, बैट्समैन बी के लिए कैलकुलेट करोगे। सिमिलरली फॉर बैट्समैन बी, जब आप बैट्समैन बी के लिए कैलकुलेट करोगे ना, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि उसका मीन भी 53 आ रहा है और उसका मीडियन भी 53 आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बैट्समैन ए का भी मीन मीडियन एक ही है और बैट्समैन बी का भी मीन मीडियन सेम है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी वैल्यूज़ थी ना और जो इसकी वैल्यूज़ थी, वो डेटा आइटम्स यानी डेटा पॉइंट्स जो थे वो एक सिमिलर, एक सेम वैल्यू पर सेंटर्ड है, बैट्समैन ए के लिए भी बैट्समैन बी के लिए भी। तो अगर अब मुझे डेटा को एनालाइज करना हो या इंटरप्रेट करना हो, तो क्या मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि बैट्समैन ए और बैट्समैन बी की परफॉर्मेंस सेम है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताओ, कहना है से कि बैट्समैन ए और बैट्समैन बी की जो परफॉर्मेंस है वो सेम है, क्योंकि इनका तो जो डेटा पॉइंट्स है वो एक ही सेम वैल्यू पे सेंटर्ड हो रखे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी दोनों की मेजर एक ही है 53, तो क्या इनकी परफॉर्मेंस भी सेम है? नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इधर तो बैट्समैन ए बैट्समैन बी, बैट्समैन ए ने तो कितना कम भी स्कोर कर रखा है और उसने कितना ज़्यादा भी स्कोर एक अचीव किया है, 117 भी, 30 में, 0 भी स्कोर कर रखा है। बट बैट्समैन बी ने तो एक ऑलमोस्ट कांस्टेंट से, कांस्टेंट वेरिएशन से चल रहा है, वो 50 के आसपास ही घूम रहा है ना, 50 के आसपास ही घूम रहा है ना, 50, 52, 53 के आसपास। तो इन दोनों की परफॉर्मेंस तो सेम नहीं हो सकती, यानी कि जो मेरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला आइडिया था वो यहाँ पे नेगेटिव आया, यानी उससे हमें कुछ पता नहीं चल पाया कि बैट्समैन ए ज़्यादा अच्छा खेल रहा है या बैट्समैन बी ज़्यादा अच्छा खेल रहा है। इससे तो हम डाटा को इंटरप्रेट ही नहीं कर पाएंगे। अब क्या करें, अब तो डेटा इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों की मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ही सेम आ गया है। समझ रहे हो आप कि हम किस प्रॉब्लम में आके खड़े हो गए हैं। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है कि हमने सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर तो निकाला है जिससे कि पता लगे कि कौन अच्छा है, पर दोनों सेम आ गया। अब क्या करें, दोनों सेम तो है नहीं। तो इससे पता चलता है कि हमारी एक नीड है कि हम सेंटर वैल्यू के आसपास वाली वैल्यूज़ को भी कंसिडर करें कि उनकी आसपास वाली वैल्यूज़ किस तरीके से फैल रखी है, यानी स्कैटर हो रखी है, किस तरीके से स्कैटर हो रखी है, स्प्रेड आउट हो रखी है। एंड इसीलिए यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी काम ना आके मेजर ऑफ डिस्पर्जन काम आएगा, जो हमारा 11th का टॉपिक है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन बताया ना मैंने आपको, रेंज, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक एक करके हम ये डिस्कस करते हैं एंड देखते हैं ये हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैसे देता है। ठीक है, फाइन। तो सेंटर टेंडेंसी तो कोई काम नहीं आया। इससे पता चलता है कि अब सेंटर वैल्यू के आसपास कैसे स्प्रेड आउट हो रखे हैं डेटा पॉइंट्स, हमें उन पे कंसिडरेशन अपनी देखनी चाहिए। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, और उसमें सबसे पहला क्या है, रेंज। अब हम सबसे पहला मेजर ऑफ डिस्पर्जन डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रेंज। रेंज मेरा बेसिक सा होता है, बहुत ही बेसिक है, डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू। यानी इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके मेरा रेंज निकल कर आता है। अब रेंज बेसिकली मेरा बताता है कि मेरा जो डेटा है ना वो किस तरीके से स्कैटर हो रखा है, किस तरीके से, मतलब कौन ज़्यादा स्कैटर है कौन कम स्कैटर है, वो कैसे। सेम वही बैट्समैन वाला एग्जांपल हम लेके चलेंगे, ठीक है। बैट्समैन
ए की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्कोर उसका याद करो 117 था एंड सबसे लेस वाला 0 था। तो इसका अगर मैं रेंज निकालूं तो ये 117 आती है। एंड बैट्समैन बी के लिए अगर आप देखोगे, बैट्समैन बी वाला भी आपने नोट की होगी ना सारी डेटा वैल्यूज़। तो बैट्समैन बी का अगर आप देखोगे तो वहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू 60 थी, 50 के आसपास जा रही थी ना। एंड सबसे लोएस्ट उसमें 46 थी। ये कैलकुलेट करके मेरे पास रेंज जो है वो 14 निकल कर आ रही है। अब यहाँ पे रेंज इतनी बड़ी, इधर रेंज इतनी कम आ रही है ना। रेंज कितनी आ रही है यहाँ पे? 14 ही आ रही है। एक मिनट मैं इसे सेटल कर लूँ। हाँ, तो रेंज मेरी यहाँ पे 14 ही निकल कर आ रही है और इधर 117। इससे पता चलता है कि ये जो रे वाली रेंज आई ना, बैट्समैन ए के जो डेटा पॉइंट्स थे ना, ये बहुत ही कम स्कैटर्ड हो रखे हैं। क्या हो रखे हैं? बहुत ही कम स्कैटर्ड हो रखे हैं। ठीक है, ये कम स्कैटर हो रखे हैं। किसके बारे में पता चल रहा है मुझे? बैट्समैन बी, सो सॉरी, बैट्समैन बी। अगर मैं डेटा आपको दिखाऊं, देखो डेटा से समझते हैं। बैट्समैन बी अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो बैट्समैन बी अगर आप देखो यहाँ पे सारे के सारे स्कोर ना आसपास है, 46 से लेकर 60 तक की रेंज में है, तो सारे ही आसपास हैं। तो यहाँ स्कैटर मतलब स्प्रेड आउट होना, फैलना। यहाँ पर जो फैलने वाली चीज़ थी वो कम हो रखी है, स्कैटरेशन कम है, यहाँ पे डिस्पर्जन कम है। बट यहाँ पे आप स्कैटरेशन देखो तो बहुत ज़्यादा, डिस्पर्जन बहुत ज़्यादा, 0 से लेके 117 तक का रेंज आ रहा है भाई। इतना बड़ा रेंज है, इतनी ज़्यादा डिस्पर्जन हो रखी है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा स्कैटरेशन हो रखी है। और यहाँ पे तो स्कैटरेशन है ही नहीं है, तो सारी वैल्यू क्लोज टू ईच अदर है। ये बताने की मैं कोशिश कर रहा था। ठीक है ना। तो रेंज बेसिकली मुझे एक आइडिया बता रहा है कि कौन ज़्यादा स्कैटर है, कौन कम स्कैटर है। तो यहाँ से मुझे पता चला ये बहुत ही ज़्यादा कम स्कैटर है, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज़ क्या है, एक दूसरे के आसपास है। ये बहुत ही ज़्यादा स्कैटर हो रखा है। ठीक है, क्योंकि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू में ही इतना रेंज निकल कर आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा स्कैटर हो रखा है, ये बहुत कम स्कैटर हो रखा है। तो ये मुझे रेंज ने बेसिकली बता दिया। रेंज मुझे एक रफ़ आइडिया बता रही है वेरिएबिलिटी का। वेरिएबिलिटी यानी कि कितना स्कैटर मेरा डेटा हो रखा है। बट क्या मुझे रेंज यहाँ पे ये बता रही है कि सेंट्रल टेंडेंसी से, जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन मोड मीडियन जो हमने निकाला था, उससे कितना ज़्यादा दूर या कितना ज़्यादा स्कैटर मेरा डेटा हो रखा है? क्या मुझे ये बता पा रही है? क्या मुझे ये बता रही है कि मेरा डिस्पर्जन ऑफ डेटा फ्रॉम अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितना, यानी सेंट्रल टेंडेंसी 53 आई है, 53 से कितना ज़्यादा स्कैटर्ड है, यानी वहाँ से कितना डिस्पर्स हो रखा है? क्या ये बता रही है? ये नहीं बता रही। 53 से तो ये नहीं बता रही है कि 53 से कितना ज़्यादा बाकी सारे जो डेटा पॉइंट्स है वो कितने दूर है या कितने पास है, वो तो नहीं बता रही है। अगर मुझे 53 से पता लगेगा कि कितना ज़्यादा दूर है, कितनी ज़्यादा पास है, तो ही तो मैं इन दोनों की परफॉर्मेंस बता पाऊँगा कौन सा बैट्समैन अच्छा है। समझ रहे हो ना? है ना। लाइक अगर मैं इस केस के लिए बात करता हूँ, तो 53 से कितना दूर है? 0 तो कितना ज़्यादा दूर है, 117 कितना दूर है, 42 कितना मतलब थोड़ा सा दूर है, 64 ज़्यादा दूर, 91 बहुत दूर, फिर 30 बहुत दूर। पर यहाँ 53 से देखो सारे आसपास, 50, 48, 58, 57, सारे 53 के आसपास है। तो 53 से मेरा डेटा पॉइंट कितना दूर है, कितना डिस्पर्स है, कितना स्कैटर फैल रखा है, कितनी दूर तक फैल रखा है, ये मुझे रेंज नहीं बता पा रही। रेंज मुझे ये बात नहीं बता रही। उसके लिए मैं कोई और मेजर ऑफ डिस्पर्जन लेकर आऊँगा, दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन, और मीन डेविएशन ही तो बचा है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी है नहीं क्वार्टाइल डिस्पर्जन, है ना। ठीक है ना। ओके, क्वार्टाइल डेविएशन है बेसिकली ये। तो मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ही हमें स्टडी करना है। तो वो दोनों मुझे बताएंगी कि किस तरीके से मेरा डेटा स्प्रेड आउट हो रखा, कि वो एक्चुअल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से कितना दूर है। सेंट्रल टेंडेंसी तो पता लग गया, अब उससे बाकी सारी डेटा पॉइंट्स कितने दूर है वो पता लग गए, तभी तो परफॉर्मेंस आ पाएगी। समझ रहे हो ना? एक ही बात मैंने बार बार बोल दी, है ना। तो वही हमें करना है। रेंज ने बेसिकली मुझे आइडिया दे दिया कि स्कैटरेशन कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। एग्जैक्टली नहीं बताया कि कितना स्कैटर है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से, वो मुझे पता लगेगा किसी और मेजर ऑफ डिस्पर्जन से। एंड वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन मेरा यहाँ पे है
जो हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ मीन डेविएशन। सो यू नो अब मीन डेविएशन हम कैसे निकालते हैं। अब देखो मीन डेविएशन हम कैसे निकालेंगे, हमारी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है ना, वो ऑब्जर्वेशन हमने एक्स से डिनोट करी थी पहले भी, उस एक्स में से हम एक फिक्स पॉइंट ए को सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। लाइक अगर मेरा डेटा 2 5 6 7 9 है, 1 2 3 4 5 ऑड नंबर है, तो इसका मीडियन तो ये है। मीडियन क्या है इसका, 6 आ रहा है, डायरेक्टली मुझे पता है कि इसका मीडियन कितना है, 6 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना डेविएशन करनी स्टार्ट कर दूँगा। जब तक आसपास के पॉइंट्स पता लगाने हैं, स्कैटरेशन यानी डिस्पर्जन पता लगानी है, तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को मैं ले लूँगा ए, और यहाँ से मैं x माइनस ए करता रहूँगा, यानी 2 माइनस ए, 2 माइनस 6, 5 माइनस 6, 6 माइनस 6, 7 माइनस 6, 9 माइनस 6, ये कितना आ गया -4, ये कितना आ गया -1 0 1, और ये कितना आ गया 2, 9 माइनस 6 3, हाँ 3 आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली मुझे ये चीज़ें जो पता लगी ना, ये मुझे बता रही है कि एक सेंट्रल टेंडेंसी, मीडियन क्या है मेरा, सेंट्रल टेंडेंसी तो है, सेंट्रल टेंडेंसी से बाकी सारे डेटा पॉइंट्स किस तरीके से डिस्पर्स यानी स्कैटर हो रखे हैं, उसके लिए मैंने डेविएशन निकाल ली अलॉन्ग, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी के अराउंड मैंने डेविएशन निकाली है। यानी 6 को मैंने एक अपना फिक्स पॉइंट ए माना, एंड इसमें से मैंने एक्स आई माइनस ए कर दिया, यानी x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, x3 माइनस ए, ये सब करके मुझे पता लग गया कि अब मुझे पता लग गया कि ये वाला पॉइंट इतनी डेविएशन से, ये इतनी डेविएशन से, ये इतनी डेविएशन से। समझ रहे हो ना क्या कहने की कोशिश करी जा रही है। हम जब भी मीन निकालते हैं ना, एंड जब भी हम सम करते हैं ऑफ द डेविएशंस ऑफ मीन, यानी मीन वैल्यू क्या है मेरी, वो सेंट्रल टेंडेंसी है, एक सेंटर्ड डेटा पॉइंट है जिसके अराउंड मेरा डेटा स्कैटर हो रखा है ना। तो उस मीन से अगर हम निकालते हैं डेविएशन, जैसे मैंने आपको पीछे बताया एक्स आई माइनस ए करके, तो वो सारी डेविएशंस क्या आती है, कुछ -3 -2 -1, एक ज़ीरो तो पक्का आती है, फिर 1 2 3 ऐसे सब आती है। तो ये सारी मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ में मिलती है एंड पॉजिटिव में मिलती है। अब जब आप इन सारी वैल्यूज़ का सम करोगे, तो सम ऑफ द डेविएशन ऑफ मीन वैल्यू, मीन वैल्यू की बात चल रही है, मीन वैल्यू को अगर आप सम ऑफ द डेविएशन करोगे तो वो हमेशा ज़ीरो आता है या नहीं आता, आप बता दो। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे तो ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, वो हमेशा ना ज़ीरो निकल कर आता है। आपको एक एग्जांपल वही बैट्समैन वाला लेके चलें, आप बता दो मुझे एक बार, एक कैमरा सेट कर लूँ मैं, 1 मिनट। हाँ, तो अब ना हम वही बैट्समैन बी वाला एग्जांपल लेते हैं, चलो ठीक है, क्योंकि बैट्समैन ए में थोड़ा डेसिमल वाला इशू था है ना। बैट्समैन बी का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो उसका स्कोर्स थे 53 46 48 50। ठीक है, ये स्कोर्स थे। इसका अगर आप मुझे बोलोगे कि मैं डेविएशन निकालना है मुझे मीन वैल्यू का, मीन कितना निकल कर आया था बैट्समैन बी के स्कोर्स का, 53 ही आया था। अब डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, डेविएशन कैसे निकालता हूँ, एक्स आई माइनस ए करके। ए क्या यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट है, एंड वो फिक्स्ड पॉइंट हम जनरली सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर को ही लेते हैं, तो यानी कि यहाँ पे वो मेरा 53 है। अब करके देखो, यानी कि हम यहाँ पे पता है क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे x1 माइनस ए करेंगे यानी 53, x2 माइनस 53, x3 माइनस 53 एंड सो ऑन करके x10 माइनस 53 करना है हमने, एंड उसका सम करेंगे, बिकॉज हमें सम भी तो चेक करना है कि ज़ीरो आता भी है या नहीं है, ऐसे बोल दिया। अब देख लेते हैं, 53 माइनस 53 इज़ 0, 46 माइनस 53 इज़ माइनस का 7, 48 माइनस 53 इज़ -5, 50 माइनस 53 -3, 53 ये तो ज़ीरो आ गए, 58 माइनस 53 इज़ 5, 60 माइनस 53 इज़ 7, 57 माइनस 53 इज़ 4 एंड 52 माइनस 53 इज़ -1। -7 एंड +5 +7 ये तो सब कट गए, +-5 सब कट गया, -3 एंड ये भी कट गया। क्या बचा आप मुझे बता दो, ज़ीरो तो बचा। देयरफॉर मैंने यहाँ पे कहा कि सम जो होगी ना, सम ऑफ डेविएशन ऑफ द मीन वैल्यू इज़ ऑलवेज ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो आने वाला है, और मीन डेविएशन का फार्मूला पता है क्या होता है, मीन डेविएशन का फार्मूला है सम ऑफ ऑल द डेविएशंस
डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन का, एक मेजर ऑफ, ओहो दिख ही नहीं रहा आपको, मेजर ऑफ डिस्पर्जन का। तो क्या मैं ये फार्मूला यहाँ पे लगा पाऊँगा? नहीं लगा पाऊँगा भाई। सम ऑफ ऑल डेविएशन ही ज़ीरो आ गया तो यहाँ से तो मीन डेविएशन ही ज़ीरो आ जाएगी। इसीलिए यहाँ से मेरी नीड निकल कर आती है। ध्यान से सुनना, लिख देता हूँ पहले स्टेटमेंट। यहाँ से हमारी एक नीड निकल कर आती है कि हमेशा हम अब रेफ़र करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ मीन डेविएशन को। यानी अब ये नेगेटिव वैल्यूज़ जो यहाँ पे आ रही थी ना, इनका कोई काम नहीं रहा, क्योंकि अब हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को कंसिडर करने वाले हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी -7 का मॉड, यानी 7 निकल, अभी सारी पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव आएगा तो अब तो मतलब ही नहीं है कि सब हमारा ज़ीरो है, एंड 10 हम वहाँ से मीन डेविएशन निकाल लेने वाले हैं। बेसिकली मैंने इस एग्जांपल से आपको बता दिया, आपको समझ में आया कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों निकालनी पड़ती है मीन डेविएशन निकालने के लिए। फार्मूलेस आगे आएंगे एंड उन फार्मूलेस को रटना नहीं है, उनको समझो। समझा दिया मैंने आपको, पूरा आपका कॉन्सेप्ट, पूरा लॉजिक समझा डाला। ठीक है, अब देखते हैं। अब हम डायरेक्टली रेडी हो चुके हैं, परफेक्टली रेडी हो चुके हैं कि हम एक्सरसाइज पे चलें, एग्जांपल्स करें। बट उससे पहले मैं आपको एक जनरल स्टेप बता देता हूँ, एक स्टेप की सीक्वेंस बता देता हूँ जो हम फॉलो करेंगे मीन डेविएशन निकालने के लिए, एक अनग्रुप्ड डेटा के लिए। ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा के लिए हम निकालने वाले हैं क्या? मीन डेविएशन। अनग्रुप्ड यानी यहाँ पे कोई भी ग्रुपिंग नहीं हो रखी है, हम किसी भी रैंडम डेटा को हम कंसिडर कर रहे हैं। फाइन, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, मीन डेविएशंस के स्टेप लिख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है उस पर ध्यान देंगे। स्टेप 1 है, अब मीन डेविएशन निकालने के लिए मुझे वो फिक्स्ड पॉइंट चाहिए कि ए तो पता चले। ए जब तक पता नहीं चलेगा कैसे पता लगेगा, है ना। तो बेसिकली मीन डेविएशंस निकालने के लिए करना क्या है, मुझे निकालनी है वो सेंट्रल टेंडेंसी, यानी मीन निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फाइन, और जिसको हम यूज़ करेंगे मीन डेविएशन निकालने के लिए, एंड इसको हम डिनोट कर देंगे, डिनोट इट बाय ए, एक फिक्स्ड वैल्यू। स्टेप 2 में हमें क्या करना है इस पे ध्यान दोगे। अब हम फाइंड करेंगे डेविएशन ऑफ ईच एक्स आई फ्रॉम ये फिक्स्ड पॉइंट जो ए हमने निकाला। दैट इज़, अभी ये तो पहले भी बताया था मैंने, x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, x3 माइनस ए, सो ऑन करते करते xn माइनस ए तक। ठीक है, डेविएशन निकाली। स्टेप 3 मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, स्टेप 3 में मैं निकालूंगा, मुझे पता है इसका सम करने से पहले मुझे चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू। तो फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यूज़, यानी अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x1 माइनस ए का मॉड, x2 माइनस ए का मॉड, सो ऑन xn माइनस ए का मॉड। ठीक है, xn माइनस ए का मॉड तक मैं ये सब निकाल लेने वाला हूँ। एंड स्टेप 4 में मैं फार्मूला लगा दूंगा, कितना सिंपल था भाई। ठीक है, तो मीन डेविएशन कितनी हो जाएगी, i इज़ इक्वल टू 1 से लेके n तक। समेशन किसका करना है, डेविएशंस का करना है, अब मीन का नहीं करना। मीन वाला तो हमने दिक्कत देखी ना, वो परफॉर्मेंस वाली जो दिक्कत आ रही थी दोनों बैट्समैन की, तभी तो हम ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन लेकर आए। तो यहाँ पे अब हम एक्स आई का ना करते हुए एक्स आई माइनस ए के एब्सोल्यूट वैल्यू का करेंगे, डिवाइड तो इसे n से ही करना है। तो ये मेरा यहाँ से फॉर्मूला निकल कर आता है किसका, मीन डेविएशन का। ठीक है, एंड इसी को हम और क्या लिख सकते हैं ये भी बता दूं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि मीन डेविएशन 1/n, इसको अलग कर लिया बेसिकली, समेशन i इज़ इक्वल टू 1 से लेके n तक, एक्स आई माइनस ए था ना, ए ही तो मेरा वो है मीन, तो x बार है, और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये मेरी मीन डेविएशन है। या फिर हम कह सकते हैं कि मीन डेविएशन इज़ इक्वल टू 1/n समेशन i इज़ इक्वल टू 1 से n तक, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू हम ले लेते हैं एक्स आई माइनस
कैपिटल एम की। कैपिटल एम मेरा यहाँ पे क्या है, मीडियन। बताया था ना, कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी से हम डिस्पर्जन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो या तो आप मीन से करो या तो आप क्या करो, मीडियन से कर लो। तो 1/n समेशन एक्स आई माइनस कैपिटल एम का एब्सोल्यूट वैल्यू हमें क्या दे देगा, अगेन मीन डेविएशन दे देगा। इसको हम क्या, अब इनका नाम भी देखो अलग अलग है, नाम इनका अलग अलग है। इसको हम पता है क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन। बोलेगा आपको वो क्वेश्चन, आपको बताएगा कि अबाउट मीन निकालना है या अबाउट मीडियन निकालना है। अबाउट मीन हो गया ये, और ये मीन डेविएशन हो गया आपका अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन हो गया, एक मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हो गया। ठीक है, जो क्वेश्चन बोलेगा वैसे आपको निकालना। ठीक है, फाइन है। तो ये बेसिक सा आपका पूरा मैंने मीन डेविएशन बता दिया। ठीक है, कैसे कैसे सब रहने वाला है। तो अब हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं अनग्रुप्ड डेटा का ही। ठीक है, फाइन। अभी ग्रुप डेटा हम देखेंगे कैसे उसमें कहानी थोड़ी सी चेंज होती है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 1। एग्ज़ाम्पल 1 आपका मैं लिख देता हूँ। तो ये आपका एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है कि हमें मीन डेविएशन निकालनी है। मीन डेविएशन निकालने से पहले सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चाहिए, है ना। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैसे आने वाली है, जब मैं इसका मीन, अबाउट द मीन बोला है तो मीन निकालेंगे। मीन का फार्मूला बताओ क्या था, 1/n समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से n तक, एंड यहाँ पे एक्स आई था, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसका मीन निकालूँ, या फिर हम इसको ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, मीन में अगर इसको यहाँ पे निकालूँ तो कितनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1/8। एंड समेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, आई 1 से लेके यानी n की वैल्यू यहाँ पे 8 है, यानी i इज़ इक्वल टू 8 तक मुझे जाना है। ठीक है, फाइन है। ठीक है ना, एक्स आई यानी x1 x2 x3 ये सब क्या है, x1 x2 x3 एंड सो ऑन तक ये x8 है। इन सब का समेशन यानी 6 + 7 13 + 10 23, 23 + 12 कितना होता है 33, 35, एंड 35 + 13 कितना होता है 48, 48 + 4 कितना होता है 52, 52 + 8 इज़ 60 एंड 60 + 12 इज़ 72। तो ये मेरा कितना निकल कर आ गया 72। कैंसिल आउट करके मेरा एक्स बार, या फिर मैं इसको ए भी कह सकता हूँ, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम कंसिडर करेंगे, वो कितना आ गया 9 आ गया मेरा, आ गया 9। एक्स बार कितना आ गया 9 आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे, इसकी डेविएशन। स्टेप 1 हो गया, अब सेकंड स्टेप क्या, डेविएशंस निकालूंगा। डेविएशंस फ्रॉम एक्स बार। ठीक है, और वो डेविएशन होंगी क्या, कौन कौन सी डेविएशंस है वो देखो। 6 से करें, 6 - 9 कितना होता है -3, 7 - 9 -2, 10 - 9 1, 12 - 9 3, 13 - 9 4, 4 - 9 -5, 8 - 9 -1, 12 - 9 3। हो गया ये सब, बिल्कुल हो गया। इन सब की मैं क्या ले लूँगा, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ले लूँगा। अगला स्टेप यही था, यस और नो। तो अगले स्टेप में मैं कंसिडर करूँगा एब्सोल्यूट वैल्यूज़, दैट इज़ एक्स आई माइनस एक्स बार का ये मॉड। ये क्या है, अब 3 2 1 3 4 5 1 3। एंड अब मैं मीन डेविएशन निकालूंगा। अबाउट द मीन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आप पैरेंथेसिस में मीन भी लिख दो। क्या फार्मूला होता है उसका, 1/n समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से n तक एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/8 ऐसे ही रखा, और ये सब किसका समेशन की बात चल रही है, इसके समेशन की। तो 3 + 2 5 + 1 6 + 3 9 + 4 13 + 5 18 + 1 19 + 3 22 यहाँ से आ जाता है, एंड 22/8 इसका आंसर है। ठीक है, दैट इज़ जब इसको सॉल्व करोगे तो 8 2 ज़ा 16 पॉइंट लगा के 75 2.75 इसका आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, फाइन है, सिंपल है। देखा कितना आसान था एग्जाम्पल नंबर 1। हाँ, सारे मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऐसे ही निकालने हैं। ठीक है,
फाइन है। ओके, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसका एग्जांपल नंबर 2। ये बुक के एग्जांपल चल रहे हैं। तो अगेन मेरा यहाँ पे क्या है, एक अनग्रुप डेटा है एंड उसने बोला है कि फाइंड मीन डेविएशन अबाउट द मीन। आप खुद कर लेंगे, वैसे तो मुझे पता ही है आपको आ गया होगा, बट चलिए इसका आंसर जल्दी से देख लेते हैं। अगर मीन डेविएशन मैं निकालूँ तो फार्मूला लगाएंगे i1 से लेकर n तक एक्स आई का। दिस इम्प्लाइज मीन डेविएशन मेरा कितना आने वाला है, 1/n। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 1/20। एंड जब आप इनका समेशन करोगे, जब आप इनको प्लस करोगे तो डायरेक्टली मैं बता देता हूँ इसका आंसर 200 आएगा। एंड जब ये आप कैंसिल आउट करोगे तो मीन की वैल्यू या फिर ए की वैल्यू यहाँ पे 10 आ चुकी है। अगला स्टेप क्या था, जल्दी से बताओ। अगला स्टेप था कि मुझे निकालनी है वैल्यूज़। कौन सी वैल्यूज़, डेविएशन वैल्यूज़, डेविएशन फ्रॉम मीन निकालनी, दैट इज़ एक्स आई माइनस ए। ठीक है, अब वो कितनी आएंगी, जब आप वो कैलकुलेट करोगे तो आपको वो दिखेगा। ठीक है, कुछ नेगेटिव्स में आएंगी तो कुछ पॉजिटिव्स में आएंगी, है ना। एंड जब आप उनका अगले स्टेप में एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे, वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, 2 7 8 7 6 1 7 9 10 5 2 रीचेक कर लो। ठीक है, 10 एंड 5। तो ये बेसिकली भी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आ गई। अब जल्दी से मुझे मीन डेविएशन अबाउट द मीन का फॉर्मूला बताओ कि यार क्या होता है। 1/n समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से n तक एक्स आई माइनस एक्स बार का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मीन डेविएशन अलोंग द अबाउट द मीन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/20। एंड समेशन किसका करना है, इन सब का। 7 + 2 is 9 + 8 17 + 7 is 24 + 6 30 and this is 31। 31 + 7 38 + 9 is again 47 + 10 57। 57 + 5 62 + 2 64 + 7 would be 71 + 8 79 + 7 is 86। 86 + 6 is 86 + 6 हमारा आ जाएगा 92 + 1 93। 93 + 7 इज़ अगेन 100। 109 109 + 5 अगर करेंगे तो कितना आएगा, 109 + 5 इज़ हमारा 100। 109 + 5 इज़ 114 + 10 इज़ 124। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 124 आ गया। इसको जब काटेंगे तो 2 6 12 2 2 4 एंड मीन डेविएशन अबाउट द मीन ये आ जाएगी 6.2। कितनी आ जाएगी, 6.2 आ जाने वाली है। ठीक है, फाइन है, सिंपल है। अब थोड़ा मीडियन का भी एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल मीडियन का है। तो ये एग्जांपल अब हम देख रहे हैं मीडियन का। अगेन यहाँ पे मेरे पास क्या आया है, एक अनग्रुप्ड डेटा आ चुका है। ठीक है, फाइन, अनग्रुप्ड डेटा आया है। एंड सबसे पहला स्टेप क्या था कि मुझे सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर चाहिए, है ना। और वो या तो मीन होता है या मीडियन। इधर मीडियन की बात करिए तो मीडियन कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एन अगर मेरा 11 दैट इज़ ऑड है, एन मेरा यहाँ पे 11 है दैट इज़ ऑड। ऑड के लिए क्या वैल्यू होती थी मीडियन की, बताओ जल्दी से। n + 1/2th ऑब्जर्वेशन डेटा की मेरी मीडियन कहलाता था। n + 1 यानी 11 + 1 12/2 6 यानी 1 2 3 4 5 6 6 यहाँ पे 10। बट अगर आप यहाँ पे 10 करोगे ना तो आपका आंसर गलत आएगा, 10 नहीं है। अब क्या गलती कर दी हमने, 10 क्यों नहीं है इसका मीडियन। अरे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम मीडियन कभी भी नहीं निकालते हैं जब तक हमारा डेटा ऑर्डर में ना हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो पहले असेंडिंग डिसेंडिंग में तो करो, पहले ही मीडियन निकालने चले हैं हम तो,
है ना। तो असेंडिंग डिसेंडिंग में अगर हम करेंगे तो ये आएगा 3, 3, 5, 9, 10, एक 4 7 भी रह गया। बेसिकली यहाँ पे 4 आएगा, इधर 7 आएगा, 9 10 के बाद 12 आएगा, देन 18 19 21। देख लो 11 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब ऑर्डर में हो गया। अब देखो 6 टर्म क्या है, 1 2 3 4 5 6 टर्म यहाँ पे 9 है। तो यानी कि मीडियन की वैल्यू जो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर आया वो डायरेक्टली मैं बोल दूंगा 9 है। सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर कितना आया यहाँ पे, 9 आ चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, डायरेक्टली आप यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट डेविएशन वैल्यूज़ निकाल लो फ्रॉम मीडियन। ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, एक्स आई माइनस एम का मॉड्यूलस। ठीक है, अब वो है कितनी, सारी कैलकुलेट करोगे, 9 आया ना। तो अब देखो 3 माइनस 9 इज़ 6, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। 3 माइनस 9 6, 4 माइनस 9 5 4 2 0 1 3 9 10 एंड 21 माइनस 9 इज़, एंड देन 21 माइनस 9 इज़ 12। ये सब आ गया। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला बताओ, 1/n समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से n एक्स आई माइनस कैपिटल M का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना आ जाएगा, 1/n की वैल्यू कितनी थी, 11, और इसका समेशन करना है। तो 6 + 6 12, 12 + 5 17 + 4 21 + 2 23 24 27 27 plus 10 is 37 37 plus 9 करोड़ 46 46 plus 12 is 58। ठीक है, तो यहाँ पे 1/11 इंटू 58। तो आंसर कितना आ गया, 58/11, दैट इज़ 11 5 ज़ा 25, पॉइंट लगाया, 30 हुआ, 2 ज़ा 22। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन यहाँ से मेरी कितनी आ गई, 5.27। ठीक है, फाइन, आसान है, इतना तो इसमें कोई मुश्किल है नहीं। अब ये सारी कहानी मैं आपको बता दूँ किसकी चल रही थी। ये जो पूरी कहानी चल रही थी ना, ये अनग्रुप्ड डेटा की चल रही थी। अब मेरा डेटा ग्रुप्ड नहीं है, ग्रुप्ड करने के मेथड्स आपको मैं बताता हूँ। अगला टॉपिक इनफैक्ट वही है कि हम मीन डेविएशन निकालने वाले हैं ग्रुप्ड डेटा के लिए। ये तो अनग्रुप्ड था, मतलब कोई भी रैंडम डेटा हमने लिए, रैंडम वैल्यूज़ ले ली, रैंडम डेटा आइटम्स ले ली। ग्रुप डेटा के लिए कैसे निकालते हैं उसके तरीके चलिए देख लेते हैं। तो अगला टॉपिक मीन डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डेटा। डेटा को हम 2 वेज में क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। कौन कौन से 2 वे हैं वो, पहला वे है मेरा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा वे है मेरा कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इन दोनों को ही हम डिस्कस करने वाले हैं एंड उनके अलोंग मीन डेविएशन निकालेंगे। बहुत आसान है, देखो सबसे पहला है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी होता क्या है, अब मैं कोई मान लेता हूँ कि लेट द गिवन डेटा consist of n distinct values, और वो distinct values x1 x2 x3 and so on xn तक है। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो वैल्यूज़ है ना, ये अकर कर रही हैं विद फ्रीक्वेंसीज f1 f2 f3 and so on fn respectively। इस डेटा को हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अभी नहीं कहेंगे, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है।
इस डेटा को हम टैबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? x को मैं लिख दूंगा x1, x2, x3 एंड सो ऑन xn तक। वैसे ही f फ्रीक्वेंसी इनकी f2, f3, fn तक। ये जो मेरा टैबुलर फॉर्म बनी है ना, ये जो बेसिकली मेरी टेबल बनी है ना, इस टेबल को मैं कहता हूँ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस टेबल को मैं कहता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे अकरिंग विद फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि ये जो x1 वाली वैल्यू है ना, ये इतनी फ्रीक्वेंसी से अकर हो रही है, यानी इतनी बार अकर हो रही है। ठीक है, इतनी बार अकर हो रही है वो। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग बहुत सारा, मतलब ऐसा होता है ना 2,2,2,3,3 4,4,5,5 अभी पीछे भी आया था एक बार ऐसा एग्जांपल। तो अगर एक वैल्यू एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है तो उसको हमें, मतलब माइंडलेसली उसको हम प्लस करते रहे, मीडियन निकालते रहे, मीन निकालते रहे, ये कोई मतलब नहीं बनता। हम उसको एक फ्रीक्वेंसी के टर्म के साथ एसोसिएट करके एक फार्मूला ही उसका नया बना देने वाले हैं। वैसे इतना कुछ इंटरनेशनल फार्मूला नहीं है ये ठीक है, बड़ा ही नॉर्मल सा बेसिक सा फार्मूला है एंड इसका लॉजिक आपको पता लग जाएगा जब मैं ये फार्मूला लिखूँगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये चीज़ हो तो सबसे पहले की अगर बात करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन, अगर मैंने निकालना है तो ये कैसे निकाल सकता हूँ मैं? इसका फार्मूला हो जाएगा 1/N समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से n तक xi fi। अब ये xi fi जो है ना, ये बेसिकली मेरा मीन डेविएशन ही आया, तो मीन आया। ये मैं मीन निकालता हूँ, ये मीन निकालने का फॉर्मूला है, पता है? मीन इज इक्वल टू 1/N समेशन i इज इक्वल टू 1 से n तक xi fi। ये मीन निकालने का फॉर्मूला है। अब मैंने fi से इसको क्यों मल्टीप्लाई कर दिया है भाई? मैंने इसको fi से क्यों मल्टीप्लाई कर दिया है? fi से मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज अब ये जो डिस्क्रीट वैल्यूज़, डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ आ रही है ना, ये सारी एक फ्रीक्वेंसी के साथ अकर कर रही है, यानी इनकी रेपिटेशंस होने लग गई हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? और यहाँ पे n, कैपिटल N, यानी टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितनी होंगी? टोटल ऑब्जर्वेशंस, आप थोड़ा सा लॉजिक से सोचो। x1 इतनी बार इतनी फ्रीक्वेंसी में अकर हो रहा है, ये इतनी बार हो रहा है, ये इतनी बार, ये इतनी बार, तो कहना है कि जो n होगा वो इन सब का समेशन होगा। बिकॉज x1 अगर 2 बार आ रहा है, x2 3 बार, x3 4 बार, है ना? तो यानी टोटल नंबर कितना है? तो 2 + 3 + 4, यही सब तो मुझे बताएगा कि ये टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस यानी कि यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे n का भी बेसिकली मेरा एक फार्मूला आ जाता है, दैट इज़ समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से n तक fi। ठीक है, क्या आता है? समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से n तक fi। ठीक है, ठीक है ना? और यहाँ पे ये तो चेंज होगा ही बिकॉज अब जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज है ये अलोन अकर ना हो के फ्रीक्वेंसीज में अकर हो रही है, यानी कि इनकी वैसा होता है ना 2,2,2,2, तो बेसिकली बार बार 2 लिखने से अच्छा मैंने एक बार 2 यहाँ पे लिखा डेटा में और इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी 5। मेरा 2 जो है वो 5 फ्रीक्वेंसी से अकर हो रहा है, 5 बार आ रहा है। ठीक है, तो उसको मैंने 2 × 5 करके कर दिया है ना, 2 × 5 प्लस अगला 3 × 15, ऐसे ऐसे करके आ गया। तो बेसिकली माइंडलेसली इतना बड़ा डाटा, अगर वास्ट डेटा मुझे हैंडल करना है तो उसके लिए यहाँ पे मैंने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया, काम किया। ठीक है, फाइन है, आसान था, बहुत आसान था। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि अब मीन डेविएशन का फार्मूला क्या बन जाएगा। मीन डेविएशन का फार्मूला क्या बन जाएगा? देखो पहले क्या था, अर्लियर पहले बताओ मुझे क्या था? मीन डेविएशन का फार्मूला अबाउट द मीन क्या था पहले बताओ? ये था 1/N समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से n xi माइनस x बार, यही था। अब यहाँ पे अंतर क्या आने वाला है? मीन डेविएशन x बार यहाँ पे हो जाएगा 1/स्मॉल n रिप्लेस हो गया कैपिटल N से, और यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा कि कैपिटल N मेरा है क्या? समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से n fi, है ना? एक तो ये इससे रिप्लेस हो गया, साथ में ये तो ऐसे ही रहा i इज इक्वल टू 1 से n तक। अब ये xi माइनस x बार तो है ही,
पर अब ये जो चीज़ें थी ना, एक ये फ्रीक्वेंसी से अकर होने लग गई, इसलिए हमने इसका प्रोडक्ट निकाला FI से, ये फार्मूला बन गया। FI से मैंने इसका प्रोडक्ट निकालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। या फिर अगर आपको कोई फार्मूला बहुत ही छोटा लग रहा है और 11th क्लास का नहीं लग रहा है, वैसे लगना नहीं चाहिए, तो आप इसको बड़ा अपनी मर्जी से बना सकते हो। 1/(summation of i=1 से n FI (summation of i=1 से n FI xi माइनस x बार। ये आपका पूरा का पूरा फार्मूला है फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये आपका फार्मूला निकल कर आता है। और यही रिप्लेस हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। उसके लिए क्या हो जाएगा, 1/, ये चीज़ तो सेम ही रहेगी, (i=1 से n FI, या फिर आप इसको सिंपली कैपिटल N से डिनोट कर दो, समझ तो आ ही जाएगा, है ना। (i=1 से n FI तो रहेगा ही, साथ में xi माइनस, अब क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर ही चेंज हो गया है तो उनकी डेविएशंस भी चेंज हो गई, तो x बार की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा मीडियन, बस ये अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ये फार्मूला लेकर आएगा, जहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर x बार यानी मीन ना हो के अब मीडियन हो चुका है। ये भी सेम किसके लिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। आसान था ये तो बता दो, अरे बहुत आसान था, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं आपकी NCERT का। तो ये आपका क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है NCERT से, जहाँ पे हमें एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है, ठीक है। सोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं बात करता हूँ सोल्यूशन की, तो अब ये वाला डेटा ना हम बेसिक सा स्टेटमेंट्स में या फिर मैथमेटिकल नंबर्स में नहीं बांट देने वाले हैं, इसको प्रॉपर टैबुलर फॉर्म में आपने लिखना है। अब वो टेबल बनाने के ना मार्क्स होते हैं, तो वो अच्छे से बनना चाहिए। अब खुद बताओ नीड किस किस की है, देखो एक तो XI की नीड है, FI की नीड है, इन दोनों के बिना तो क्या ही है। अब इन दोनों की प्रोडक्ट की नीड पड़ती है, तो मैं XI FI ले लेता हूँ, ठीक है। एंड फिर डेविएशन वो भी एब्सोल्यूट वैल्यू की नीड पड़ती है, तो XI माइनस x बार ले लेते हैं, और इसकी मल्टीप्लिकेशन विद FI इसकी नीड पड़ती है, तो ये भी ले लेते हैं, ठीक है। इसको प्रॉपर टेबल में मैं अभी बना देता हूँ। सो ऐसा टेबल आपने ये बना लेना है। अब XI की वैल्यू लिखो यहाँ पे, देखो 2 5 6 8 10 12 ये सब है। कॉरस्पॉन्डिंग FI 2 8 10 7 8 5, FI XI 4 40 60 56 80 60, XI माइनस x बार। अब देखो x बार निकालने के लिए पहले XI तो आपको पता है x1 x2 x3 x4 x5 x6 है, बट x बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहीं पे हम x बार इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है, 1/(summation of i=1 से n FI, एंड यहाँ पे (summation of i=1 से n FI XI। तो ये कैलकुलेट करते हैं, आइए। तो ठीक है, फार्मूला मैंने दिखा दिया ना, ये इसका फार्मूला x बार, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, समेशन करना है सबसे पहले FI का समेशन कर लो। 8 + 2 10, 10 + 10 20, एंड 20 + 8 is 28, 28 + 12 is 40, ठीक है। तो ये तो 40 आ गया, तो यहाँ पे 40 लिख दे। अब FI XI का समेशन करना है हमें। अब वो समेशन कितना हो जाएगा, 40 + 60 100, 100 + 140 is 240, एंड 240 + 60 is 300। तो बेसिकली ऊपर कितना आ जाएगा, 300, एंड ये काट के 4 7s are 28.45 20, तो x बार यहाँ पे आ जाएगा 7.5।
आ गया 7.5 आ गया, ठीक है, ठीक है ना। आप यहाँ पे बेसिकली जब आपने फार्मूला लिखा था ना, तो आप इसके बाद यहाँ पे ये लाइन लिख सकते हो कि वेयर समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से n एफ आई इज़ f1 प्लस f2 प्लस सो ऑन fn तक, ठीक है। एंड आप ये न्यूमिनेटर वाली टर्म भी लिख सकते हो आपको मार्क्स गेन करने के लिए, ठीक है। ओके फाइन, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स बार तो मेरा 7.5 आ गया, अब उसको यहाँ पे देख लेते हैं। 2 माइनस 7.5, ये 7.5 है, एक्स बार कितना है 7.5। 2 माइनस 7.5 इज़ 5.5, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं। 5 माइनस 7.5, 6 माइनस 7.5, 8 माइनस 7.5, देख पा रहे हैं। 10 माइनस 7.5, 12 माइनस 7.5, तो ये सब आ गया। अब एफ आई को इससे मल्टीप्लाई करना, ये टास्क थोड़ा सा मोर कैलकुलेशन वाला है जब बड़े बड़े क्वेश्चंस में आएंगे, अभी तो फिर भी कैलकुलेशन कम है, ये देख लो ज़रा। तो जब इससे करेंगे तो आप देखेंगे 11 आ रहा है, जब आप इससे करोगे तो आप देखोगे 20 आ रहा है ना, 20 आएगा। जब आप इससे करोगे तो आप देखोगे 15 आ रहा है, इससे करोगे 3.5 आ रहा है, 20 एंड 22.5 आ रहा है। एफ आई से करना है ना, तो ये वाली सारी चीज़ों से ये वाला मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। तो ये वैल्यू सही है। अब मैं क्या कर दूंगा, मुझे मीन डेविएशन चाहिए अलॉन्ग मीन, अबाउट द मीन। तो उसका फार्मूला क्या था, 1 बाय कैपिटल एन समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से एन एफ आई एंड एक्स आई माइनस एक्स बार, ये इसका फार्मूला था, राइट। जहाँ पर आई कैन से, अब मैं इसको डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ, तो दिस इम्प्लाइज मीन डेविएशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाय, ये तो कितना आ गया था 40 आ गया था, और एफ आई, और ये हमने कैलकुलेट अभी कर ही लिया है, ये सारी वैल्यूज उसकी दी है ना, दिख रही है ना आपको स्क्रीन पे। इनको प्लस कर लेते हैं, 20 प्लस 11 इज़ 31, 31 प्लस 15 इज़ 46, 46 प्लस 20 इज़ 66, एंड 66 प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो 26 हो रहा है, तो 66 प्लस 26 इज़ 88, सॉरी 88 नहीं 92, ठीक है। तो 1/40 इंटू 92, यहाँ से ये कट जाएगा, और मेरा मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आ गया, 2.3। आसान था, आसान था या नहीं था, ये तो बताओ। अरे बहुत आसान था, है ना। तो ऐसे हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी तक तो अनग्रुप्ड डेटा चल रहा था, अभी ग्रुप्ड डेटा, इसको ग्रुप्ड डेटा कहते हैं, ठीक है। ग्रुपिंग हो चुकी है अभी। वो पहले अनग्रुप्ड था, पहले क्या होता था 2,2,2,3,3,3,3,3,3,4,5। अब क्या हमने करा, अब एक्स और एफ आई ऐसे बना लिए, और 2 कितनी बार है, 3 4, यहाँ पे 4 लिख दो। 3 कितनी बार है, 3 6 लिख दो। 4 1 लिख दो, 5 1 लिख दो। तो बेसिकली इस चीज़ को मैं ग्रुपिंग कहता हूँ। अब यहाँ पे ग्रुपिंग हो चुकी है। पहले ये वाला जो डेटा था ये मेरा अनग्रुप था, तो ये अनग्रुप्ड डेटा बोल रहे थे हम इसे। अब ये वाला जो डेटा ये ग्रुप्ड डेटा बन चुका है, ठीक है। एंड दैट टू ये ग्रुपिंग हुई है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल में, किसमें हुई है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस अभी हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद। तो ये हमारा अगला एग्जाम्पल निकल कर आता है, इसको पहले खुद ट्राई करो एक बार, मैं इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमें पता है, वी नो दैट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय कैपिटल एन समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से एन तक एफ आई एक्स आई माइनस कैपिटल एम। ये फार्मूला होता है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन का, है ना। अब यहाँ पे हमें सारी चीज़ों की नीड है, वेयर n इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ i इज़ इक्वल टू 1 से n तक एफ आई
दैट इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1 से एन यहाँ पे कितना है, एन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 तक एफ आई दैट इज़ इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन F8 तक। ठीक है, फाइन। और जब हम इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4 प्लस 3 7 प्लस 5 12 प्लस 2 14 प्लस 4 18 प्लस 5 23 प्लस 4 इज़ 27 प्लस 3 30 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया 30। तो n की वैल्यू तो मैंने बड़ी आसानी से निकाल ली 30। अब ये वाली चीज़ क्या है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंड समेशन ऑफ i इज़ इक्वल टू 1 से n की वैल्यू तो 8 आई गई थी, एफ आई एक्स आई माइनस एम कैन बी, अब देखो लिखने का तरीका बता रहा हूँ, कैन बी फाउंड फ्रॉम द बिलो टेबल मेड, जो टेबल हम बना रहे हैं वहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो हम यहाँ पे एक और लाइन लिख देंगे कि एम तो हम सीधा निकाल ही सकते हैं ना, तो मीडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अब देखो 8 निकल कर आया था, 8 टोटल ऑब्जर्वेशन है, 8 तो क्या होता है मेरा, 8 क्या है, इवन नंबर एंड इवन नंबर के लिए 2 मीडियंस निकल कर आते हैं बेसिकली, एंड उन दोनों को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना, 2 से, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा n/2 विथ वाली ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th वाली ऑब्जर्वेशन, इस पूरे को डिवाइड कर देंगे 2 से तो मेरा मीडियन आ जाएगा, है ना। और मीडियन क्या है, n कितना है 8/2 इज़ 4th, सो सॉरी यहाँ पे 4th नहीं है, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली, वही मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था कि हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे बेसिकली टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, नहीं, यहाँ पे जो टोटल जो n की वैल्यू है ना, जो n की वैल्यू आती है दैट इज़ इन सब का समेशन, वो n होता है, और वो तो 30 निकल कर आया है ना, n तो 30 निकल कर आया है, तो यहाँ पे वो मेरा हो जाएगा 30/2th वाली ऑब्जर्वेशन प्लस 30/2 यानी 30/2 प्लस 1th वाली ऑब्जर्वेशन एंड देन डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो मीडियन आ जाएगा 15th ऑब्जर्वेशन एंड 16th। अब 15th और 16th ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कौन सी है, तो 15th और 16th वाली ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे कैसे पता लगाएंगे, देखो पहले 3 तो ये है, यहाँ पे 7 तक आ रहा है, 12 तक आ रहा है, 13 14th ऑब्जर्वेशन ये है, 15th एंड 16th ऑब्जर्वेशन दोनों ही मेरी 13 आ रही है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 13 प्लस 13/2 दैट इज़ 13 ही मेरा इसका आंसर निकल कर आ जाने वाला है। ठीक है, जो मेरा मीडियन आ गया। तो इस क्वेश्चन में अब हम टेबल बनाते हैं, टैबुलर फॉर्म में अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे नीड पड़ेगी XI की, FI की, CF की। अब यहाँ पे ये CF नाम की चीज़ क्या होती है, ये होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको कैसे निकालते हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, एंड इसकी नीड क्या है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। XI हो गया, FI हो गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, इसके बाद हमें नीड पड़ेगी XI माइनस कैपिटल M की एब्सोल्यूट वैल्यू की। ठीक है, देन FI मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसके बाद हमें नीड पड़ेगी FI इंटू XI माइनस M की, इसकी पड़ेगी FI इंटू XI माइनस M की। तो मैं जल्दी से इसको टेबल फॉर्म में लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे टेबल में बना दिया है। अब XI की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या है, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है 3 6 9 12 13 15 वाला, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 6 9 12 13 15 21 22। ठीक है, 3 6 9 12 13 15 21 22। FI की वैल्यू यहाँ पे है 3 4 5 2 4 5 4
3। अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की यहाँ पे क्या नीड आ गई है, देखो जब हमारे पास बहुत ही वास्ट डेटा हो, ठीक है, वहाँ पे ना हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है। क्या करती है? हेल्प। बेसिकली जैसा कि मैंने मेन मोटिव बताया था स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने का, कि हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसे अच्छे से एनालाइज कर पाए, इंटरप्रेट कर पाए, तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का यही काम है कि ये हमें और अच्छे से बता देती है कि किस तरीके से मेरा डेटा जो है वो स्प्रेड आउट हो रखा है, यानी कि डिस्पर्स हो रखा है, स्कैटर हो रखा है अराउंड द सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मुझे डेटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करने में और ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, ये बेसिकली होता क्या है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मेरी सम होती है ऑफ ऑल द फ्रिक्वेंसीज अप टू अ नंबर, एक नंबर तक सारी फ्रिक्वेंसीज का सम होता है। जैसे 3 है तो 3 तक का सम इज़ 3। ठीक है, 4 है, 4 तक का सम इज़ 3 + 4 7। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इसकी 7 हो गई। 5 है, 5 तक का सम 3, जैसे यहाँ से करेंगे ना 7 + 5, बेसिकली 3 + 4 + 5, यहाँ तक का सम, तो 7 + 5 12। 2 है तो यहाँ तक का सम 3 + 4 + 5 + 2, बेसिकली 12 + 2 इज़ 14। 4 है तो यहाँ 18, 5 है 23, 4 है 27 और ये हो गया 30। ठीक है, मेरी जो लास्ट वैल्यू होती है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की, वो ऑलवेज इक्वल होती है कैपिटल एन के, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के। ठीक है, जो यहाँ पे इवन था हमारे लिए, अभी मीडियन निकाला ना हमने, तो ये मेरा ऐसे निकाली जाती है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब मीडियन मेरा कितना निकल कर आया था, अभी हमने पीछे निकाला 13 आया था, मीडियन आया था 13, तो xi - 13 करें अब, 3 - 13 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे लिख दें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो 10, 6 - 13 7, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। 15 - 13 कितना होता है, 2। 21 - 13 कितने का गैप है, 8 का, तो 8। 22 - 13 9 का गैप है, तो 10 7 4 1 0 2 8 9 यहाँ पे मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया डेविएशन की फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीडियन से, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से इसका कितना डेविएशन है, वो सारी मेजर्स मैंने यहाँ पे लिख दी। तो इसको मैं क्या कहूँगा, एब्सोल्यूट ऑफ मेजर ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज़ मीडियन है। अब एफ आई से मल्टीप्लाई कर दो, 30 28 22 0 10 32 27। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा, ये चीज़ भी आ गई। अब निकालना क्या था मुझे, इधर मुझे चाहिए मीन डेविएशन, इधर मुझे चाहिए मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। मीडियन के अबाउट चाहिए, इसका फार्मूला 1/n समीशन ऑफ i इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n तक, एंड एफ आई मल्टीप्लाई हो रहा था फ्रॉम एब्सोल्यूट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी, यही फार्मूला था। अब मीन डेविएशन अबाउट द मीन, अगर मीडियन अगर मैं निकालूँ तो 1/n की वैल्यू यहाँ पे इवन 30 आई थी, समेशन ऑफ i इज़ इक्वल टू 1 से लेके n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 8 है। ठीक है, ये स्मॉल n है, क्योंकि x अगर आप टोटल काउंट करोगे तो वो 8 आएगा। ये कैपिटल N, क्या कैपिटल N मेरा क्या होता है, n इंटू कैपिटल N, बेसिकली मेरा फ्रीक्वेंसीज का सम होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे एफ आई की वैल्यू कितनी है, एफ आई हमने कैलकुलेट करा, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम, यहाँ पे ये सारा लिख रखा है ना, इसकी मुझे समेशन करनी है। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, f1 mod x1 माइनस मीडियन, बेसिकली ये पूरा इसका समेशन है। ठीक है, ये लिखने की नीड नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते थे 1/30 इंटू ये पूरा, अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा 30 + 28 कितना होता है, 58। 58 + 20 इज़ 58 + 2 कितना होगा, चलो बताओ, 60 + 20 80 और ये 90 हो गया। 90 + 32 इज़ 122 एंड 122 + 27 149। ठीक है, तो यहाँ पे 149 आ गया, एंड ये आपका 149/30 हो गया, तो इसका आंसर 4.9
97 यहाँ से निकल कर आता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बेसिकली पूछो कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या काम था, तो अगर आप यहाँ पे देखो कि हमारा मीडियन जो था वो 15th और 16th ऑब्जर्वेशन से हमने निकाला था, है ना। 15th और 16th ऑब्जर्वेशन दोनों ही यहाँ पे लाई कर रही थी। एंड इस केस में अगर आप देखोगे तो ये जो 15th और 16th ऑब्जर्वेशंस हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 18 है। एंड कॉरस्पॉन्डिंग बेसिकली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 18 पहले निकालने का मतलब ही यही है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे हम उससे पता लगा पाते हैं कि एक्स आई कहाँ पे आएगा। मैंने देखा था कि मेरी 15th और 16th टर्म जो है, ये दोनों की दोनों टर्म्स मेरी क्या बन रही थी, वो बना रही थी, मीडियन बना रही थी। आई मीन इनका मीन करके मीडियन आ रहा था 15th एंड 16th ऑब्जर्वेशन का। अब यहाँ पे मुझे पता कैसे चलेगा कि 15th और 16th ऑब्जर्वेशन कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ कि ये 7 है, 7 + 5 12 है, 12 + 2 13 है, तो 14 15 16 यहीं पे आने वाली है। तो ये तो स्मॉल डेटा है इसलिए मैंने कर दिया, बट व्हाट इन केस कि बहुत बड़ा डेटा कहीं से आए, है ना। अगर कोई बहुत बड़े बड़े नंबर्स यहाँ पे होते तो वहाँ के हम कैसे पता लगाते, तो उसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी काम आती है। 15th और 16th अगर यहाँ पे डायरेक्टली गिवन ना हो ना, तो यहाँ पे आप देखो कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके जस्ट अबव ये दोनों टर्म्स आ रही है। तो आप देखोगे कि 18 ऐसा नंबर है जिसके अबव टर्म्स आ रही है मेरी 15th और 16th। 18 से पहले आती है ना, 14 के बाद आती है 18 से पहले। तो क्योंकि 18 से पहले आ रही है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि जो 13 है यहाँ पे मेरी 15th टर्म भी 13 है और 16th भी 13 है। इसीलिए मैंने 13 + 13/2 किया, दैट इज़ इस टर्म का एवरेज निकाला 15th और 16th टर्म का। ठीक है, तो इसीलिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरी काम आती है। अगर 15 16 यहाँ पे डायरेक्टली कहीं गिवन होता तो मैं पता लगा लेता, बट अगर नहीं गिवन है तो हम ऐसा एक नंबर देखेंगे कि जिससे पहले 15th और 16 टर्म आ रही हूँ, तो इसलिए 18 से पहले आ रही है, तो 18th कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन होगी वही मेरी 15th और 16th टर्म है। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। बाकी आगे और भी एग्जांपल्स आएंगे, वहाँ से आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरी नीड थी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की। तो चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये यहाँ पे बेसिकली मेरा एग्जांपल नंबर 6 हो गया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, मीन डेविएशन निकालनी है अबाउट द मीन। अब वी नो दैट, हमें इसका फार्मूला पता है। मीन डेविएशन अबाउट द मीन होता है 1/N समेशन ऑफ i = 1 से n तक fi एंड xi माइनस x बार। ये होता है मीन डेविएशन अबाउट द मीन, यही होता है ना, जहाँ पे मेरा कैपिटल N क्या है, कैपिटल N मेरा यहाँ पे क्या है, समेशन ऑफ i = 1 से n तक fi। ठीक है, अभी यहाँ पे n क्या चीज़ है, n बेसिकली कितने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो ये मेरा हो जाएगा i = 1 से लेके 7 तक fi। अब ये fi मेरी है क्या यहाँ पे, बेसिकली ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दे रखे हैं ये fi है और इनके मार्क्स xi है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो xi तो इंटरवल्स में दे रखे हैं। हाँ जी, अब ये नया तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है और इससे हम कहते हैं कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं हम इसे, कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप और बढ़ जाता है मीन डेविएशन निकालने का, वो हम अभी आपको बताने वाले हैं। बट इसको आप ये ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं, कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे इंटरवल्स में हमें ऑब्जर्वेशंस दिए जाते हैं xi। ठीक है, ओके। तो होता क्या है, अब fi की समेशन तो मैं कर ही लूँगा, कितनी होगी, 2 + 3 5 + 8 13 + 14 इज़ 27, 27 + 8 35 + 3 38 + 2 40 आ गया। तो n की वैल्यू मेरी यहाँ से कितनी निकल कर आ गई है, 40 आ गई। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये सब चीज़ें निकालनी है, उसके लिए मुझे टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा, मार्क्स ऑब्टेन, यानी जो क्लास इंटरवल मेरी है,
मार्क्स ऑब्टेन्ड ही मेरा क्या है, यहाँ पे एक्स आई है, पर यहाँ पे लिख देते हैं, इंटरवल लिख देते हैं, चलो तो ठीक है। एक्स आई मैं अभी बताता हूँ कि हम चूज़ कैसे करेंगे, इंटरवल को थोड़ा ना एक्स आई हम चूज़ करेंगे। फिर मेरे पास एफ आई यानी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आता है। देन मेरे पास एक्स आई आता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी कैसे चूज़ करना है। एंड फिर हमारे पास निकल कर आता है एफ आई एक्स आई भी हमें चाहिए, और फिर हमें एक्स आई माइनस एक्स बार का एब्सोल्यूट वैल्यू भी चाहिए, और इनकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए। तो मैं इसे टेबल में लिख देता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो अब यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन कितने आए हैं, 10 से 20 है ना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 एंड 70 से 80, 80 तक, ठीक है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरी फ्रीक्वेंसी होता है, तो वो कितना है यहाँ पे 2 3 8 14 8 3 2, ठीक है, फाइन। अब एक्स आई मैं क्या करता हूँ, बिकॉज मेरे पास ना यहाँ पे बहुत सारे इंटरवल्स हैं, अब इतने सब में से मैं एक्स आई किसको चूज़ करूँ। एक्स आई हम बाय डिफ़ॉल्ट एजम्पशन से चूज़ करते हैं, यानी कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो इस इंटरवल के बीच में इसकी सेंट्रल वैल्यू है। क्या है, सेंट्रल वैल्यू। सो 10 और 20 की सेंट्रल वैल्यू क्या है, 15। सिमिलरली ये 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। अब एफ आई एक्स आई करते हैं तो ये कितना आएगा 30, ये आएगा 3 5 सा 15, 8 5 सा, एंड ये मैं जल्दी से बेसिकली करके देता हूँ आपको, ठीक है। तो कैलकुलेशंस हो गई। एक्स आई माइनस एक्स बार की अगर बात करें तो एज्यूम पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा एक्स आई को, एक्स बार को, दैट इज़ माई मीन। तो एक्स बार निकालने का क्या फार्मूला आपको पता है, एक्स बार मेरा कैसे निकल सकता है, 1/n समेशन ऑफ, इसको कैपिटल एन बोल देते हैं, एफ आई एक्स आई, आई इज़ इक्वल टू 1 से n तक, ये निकलता है मेरा मीन यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये कितना हो गया 1/40 इंटू समेशन एफ आई एक्स आई का, एफ आई एक्स आई हमने निकाल रखा है, एफ आई एक्स आई ये पूरा है, इसकी समेशन अगर हम देखें तो 75 प्लस 30 इज़ 105, 105 प्लस 280 इज़ 385, 385 प्लस 630, बेसिकली आप इन सबको प्लस करोगे तो आपको 1800 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1800, इसको काटेंगे अगर तो डायरेक्टली मुझे 45 मिल जाएगा। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई, कितनी आ गई 45, यानी सेंट्रल टेंडेंसी हमने निकाल ली है, ठीक है। क्या है इसकी वैल्यू 45 है। अगर आप मीडियन भी निकालोगे तो मीडियन भी 45 ही निकल कर आएगा, ऑड नंबर है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है 7, तो एक ही निकल कर आना है ना, मीडियन, मीडियन भी 45 है, सेंट्रल टेंडेंसी सेम है यहाँ पे, मीन मीडियन, ठीक है, ओके। तो एक्स बार कितना आ गया यहाँ पे मेरा 45 आ गया। अब मैं जल्दी से क्या निकाल लेता हूँ, मीन डेविएशन अबाउट मीन, जिसका फार्मूला यहाँ पे लिखा था 1/n, 1/n दैट इज़ 1/40 इंटू एफ आई, और इसका समेशन तो हमने अभी तक करा ही नहीं है। तो अगर मैं अभी 40 आ चुका है तो यानी एक्स आई 15 माइनस 40 मैं अगर करूँ और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो 15 माइनस 45 का और कितना होता है 30। सिमिलरली ये 20, 10, 0, 10, 20, 30, ठीक है। एंड जब मैं इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 60, 3 to 60, 80, 0, 80, 60, 60, ठीक है। अब मुझे इसका समेशन चाहिए तो कितना हो गया 120 प्लस 80, 200 एंड 200 प्लस अगेन यहाँ पे ये कितना हो रहा है 100, दैट इज़ 300 आ रहा है अगर आप देखो तो, ये 400, ये तो 200 हुआ एंड यहाँ पे भी ये 200 ही है, देख रहे हो, हाँ। तो 200 प्लस 200 इज़ 400, हाँ। तो कितना आ गया 1/10 इंटू 1/40 इंटू 400, ये कट के आ गया 10। तो यानी कि मेरी मीन डेविएशन अबाउट द मीन निकल कर आ गई है 10। आसान था ये, इजी था। अब अगर आप यहाँ पे एक बात नोटिस करोगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमें कितनी ज़्यादा
कैलकुलेशंस करनी पड़ रही है इतने बड़े बड़े नंबर्स की। इसको अवॉइड करने के लिए आपने 10th क्लास में एक और मेथड पढ़ रखा है विच इज़ स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड से भी हम इन मीन डेविएशन निकाल सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे हम एक मीन को एज्यूम कर लेते हैं। जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशंस होती है उन ऑब्जर्वेशंस की सेंट्रल वैल्यू को हम मिड वैल्यू को हम क्या करते हैं, मीन को एज्यूम कर लेते हैं। उसको एज्यूम्ड मीन बोला जाता है। ठीक है, एज्यूम्ड मीन। एंड फिर हम क्या करते हैं, अभी हम इसी क्वेश्चन को उस मेथड से सॉल्व करके देखने वाले हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करते हैं। टेबल मेरा यहाँ पे बनेगा, ये सेकंड मेथड है इसका। कौन सा मेथड है ये, सेकंड मेथड। टेबल यहाँ पे मेरा बनेगा मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो 10 से 20 है, मैं लिख लेता हूँ। इस चीज़ के बाद क्या चीज़ है, अब यहाँ पे मेरे आएंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, जो कि मेरी फ्रीक्वेंसी है, नथिंग बट फ्रीक्वेंसी है, FI। ये कितना है, 2 3 8 14 8 3 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं निकालूंगा मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट इज़ नथिंग बट माई XI ऑब्जर्वेशन, जो हम बाय डिफ़ॉल्ट इनका मिड चूज़ करते हैं, 15 25। अब फोर्थ में मैं क्या निकालूंगा, फोर्थ में मैं यहाँ पे निकालूंगा DI। यहाँ पे मैं निकालने वाला हूँ DI। अभी बताता हूँ DI क्या होता है। फिर हम निकालेंगे FI DI। एंड इसके बाद मैं ऐसे ऊपर करके लिख देता हूँ, जगह नहीं है, XI माइनस एक्स बार। एंड फिर हम FI इंटू XI माइनस एक्स बार। मैं जल्दी से इस टेबल को ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा टेबल बन गया। यहाँ पे DI क्या होता है, DI बेसिकली मेरा एक न्यू वेरिएबल है, न्यू वेरिएबल जो डिनोट करता है, पता है किसे, XI माइनस A अपॉन H को। हाँ जी, ये नया फार्मूला आ गया। ठीक है, H यहाँ पे मेरा है हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, यानी जो क्लास इंटरवल मुझे दे रखी है उसकी हाइट कितनी है, वो मेरी H है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 10 है। A मेरा होता है एज्यूम्ड मीन। क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। एंड XI तो मेरी बेसिकली सारी की सारी ऑब्जर्वेशन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो होता क्या है, कोई भी एज्यूम्ड मीन मैं यहाँ पे मिडल वैल्यू लेता हूँ। मिड वैल्यू लूँगा मैं किसकी, ऑब्जर्वेशंस की। एंड उसमें से हम डेविएशंस निकालने वाले। XI माइनस मीन कितना होता है, आपने निकाला ना, XI माइनस मीन, XI माइनस एक्स बार, वो क्या होता है, वो डेविएशन से तो होता है। तो वो डेविएशंस हम निकालने वाले हैं। एंड उस डेविएशंस को निकाल के हम उसको डिवाइड कर देने वाले हैं बाय H, दैट इज़ क्लास इंटरवल। और इसको हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर। ठीक है, बेसिकली जो क्लास इंटरवल है, हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल है, कॉमनली ये है ना, सारे 10 से वो कर रहे हैं ना, इंटरवल है 10 के इंटरवल्स में, है ना, तो इसलिए H की वैल्यू यहाँ पे 10 होने वाली है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो पहले बेसिकली अगर आप देखो तो हम क्या करते थे, FI XI मुझे निकालना पड़ रहा था और कैलकुलेशंस और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही थी। पर यहाँ पे अब देखो कितनी ज़्यादा इजी कैलकुलेशंस होने वाली है। A यहाँ पे मेरा देखो मिडल में कितना हो जाएगा, 3 यहाँ से 3 यहाँ से, तो ये मैं एज्यूम कर लूँगा A। यहाँ से अगर मैं DI निकालूँ, H मेरा इस क्वेश्चन के लिए कितना है, 10 है। और ये हम किस मेथड से कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से कर रहे हैं। इस मेथड को हम स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। ठीक है, अब देखो DI मैं निकालूँ, ये कितना है, XI से मुझे लेना देना है। अच्छा ये नहीं है A, सॉरी ये है A, दिस इज़ A, सो सॉरी ये नहीं है, XI की बात कर रहे हैं ना हम। ऑब्जर्वेशंस में से हमें क्या निकालना है, एज्यूम्ड मीन निकालना है। ऑब्जर्वेशन से तो निकल कर आता है, इसी की तो सेंट्रल टेंडेंसी हमने एज्यूम कर ली A। फ्रीक्वेंसी से कुछ नहीं करने वाले हम यहाँ पे, सो सॉरी, हम इससे करने वाले, इससे हमें काम है। ठीक है, तो होगा क्या, DI हम यहाँ से निकालते हैं XI माइनस A करके, यानी 15 माइनस 40 आ जैसे माइनस 30 डिवाइड बाई 10, तो ये -3 आ जाएगा। सिमिलरली 25 माइनस 45 अगर आप करोगे और इसको डिवाइड बाय 10 करोगे तो ये सब निकल कर आएगा -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, ये D की वैल्यू है। FI DI अगर आप यहाँ से करते हो तो ये -6 -8 0 8 6 6 आएगा। एंड अगर आप XI माइनस एक्स बार करते हो, XI माइनस एक्स बार बेसिक से मेरा है क्या, XI तो मेरी ये है,
और एक्स बार का क्या मतलब है, जो हमने एज्यूम्ड मीन मान रखा है ना, वो मतलब है। तो 15 माइनस 45 इज़ 30, हमें तो सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए है ना, तो ये 20 10 0 10 20 30 आएगा। सिमिलरली एफ आई और इसको अगर हम करेंगे तो एफ आई का मेरा ये है, एफ आई और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 60 80 0 0 0 और 80 60 60। ठीक है, फाइन है, क्लियर है, सिंपल है ना, 80 60 60 आ गया। अब यहाँ पे मैं कैसे, देखो कैलकुलेशन तो कितनी इजी हो गई है, मुझे कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ा है ना। अब मीन डेविएशन अबाउट द मीन मेरी यहाँ पे कितनी आ जाने वाली है, दैट इज़ 1/n समेशन ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n तक, जो यहाँ पे 7 है, इंटू एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। सेम फार्मूला है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है ना। बट यहाँ पे एक्स बार मैं कैसे निकालूँ, एक्स बार का जो फार्मूला, नहीं मीन निकालने का फार्मूला यहाँ पे बदल गया, एंड दैट इज़ एज्यूम्ड मीन में मैं प्लस करूँगा समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से n तक एफ आई डी आई होल डिवाइड बाय कैपिटल N इंटू एच। ये फार्मूला मेरे मीन निकालने का आता है बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो अगर इस मीन डेविएशन वाले फार्मूला को मुझे बहुत ही कूल वे में लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूँगा, मीन डेविएशन अबाउट द मीन विल बी इक्वल टू 1 बाय समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से n तक ऑफ एफ आई, जिसको मैं कैपिटल N कह रहा था, इनटू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से n तक एफ आई एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ब्रैकेट में a प्लस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से n तक एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से n तक एफ आई इंटू एच और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये अब मेरा देख रहे हो मीन डेविएशन का फार्मूला और भी ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस मैंने बता दिया कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बिल्कुल डीप वे में जा सकते हो उस फार्मूले की, कितना बड़ा फार्मूला निकल कर आया है ना, तो आप डीप वे में जा सकते हो फार्मूले के। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम मीन निकालते हैं। एज्यूम्ड मीन हमने 45 माना था, प्लस यहाँ पे वो कह रहा है इधर इट इज़ सेइंग कि एफ आई और डी आई की समीशन कर दो। एफ आई डी आई मेरा कितना है, एफ आई और डी आई तो ये निकल कर आ रहा है, एंड अगर मैं ये एफ आई और डी आई की समेशन करता हूँ तो वो तो आप देखो ज़ीरो निकल कर आएगी, ज़ीरो निकल के आ गई तो मुझे और वैल्यूज़ पुट करने की नीड भी नहीं है, पर करूँगा अभी तो नीचे 40 आएगा इंटू 10 आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0/40 इंटू 10। तो एक्स बार की वैल्यू मेरी पूरी की पूरी 45 निकल कर आ गई, जो पहले भी आ रही थी है ना, फर्स्ट मेथड से भी आ रही थी। बस यही वैल्यू मैं वहाँ पे पुट कर देने वाला हूँ, एंड सेम जैसे पीछे मैंने मीन डेविएशन कैलकुलेट किया था अबाउट द मीन, वो कितना निकल कर आ जाएगा 1/40 इंटू 400 विच इज़ माई 1/40 इंटू 400 विच इज़ माई 10। ठीक है, तो मीन डेविएशन मेरा आ गया 10, जो फर्स्ट मेथड से भी आ रहा था। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाइड होता है सिर्फ मीन निकालने के लिए, और वो बहुत इजी वे में हो गया, देख रहे हो मीन हमने निकाल लिया स्टेप डेविएशन मेथड से। रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर सेम रहता है, पूरा का पूरा प्रोसीजर सेम है। ठीक है, होल प्रोसीजर इज सेम, बस इसके लिए हमने ये फॉर्मूला निकाला। फाइन है, ठीक है। तो अगला है मेरा एग्जांपल नंबर 7, जो कह रहा है कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी, कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है यहाँ पे, तो हम सबसे पहले टेबल बनाते हैं। मैं जल्दी से आपके लिए टेबल बना देता हूँ। सो बेसिकली टेबल मेरा यहाँ पे रेडी है। क्लासेस मेरी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 6, 7, 15, 16, 4, 2 को ट्राई करना पहले। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 6, 13, 28 एंड आई गेस ये 44 है।
ये 48 है और ये 50, इनको प्लस करो, 13 प्लस 15 28 प्लस 16 44 प्लस 4 48, ये भी 50 है, ये दोनों सेम होते हैं ना। एक्स आई की बात करूँ तो यहाँ पे कितना है, 5 15 25 35 45 55 है ना, यही है, ठीक है। और एक्स आई माइनस मीडियन, मीडियन उसकी पहले मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो मीडियन निकालने का कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में एक फार्मूला आ जाता है। बिकॉज यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल्स आ गई हैं, तो ऑब्वियसली फार्मूला तो मुझे चाहिए ही होगा, उसके बिना मैं मीडियन कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस एन बाई टू माइनस का C, या आप इसको कैपिटल N भी कह सकते हो, n बाई टू माइनस का C डिवाइड बाय स्मॉल f इंटू एच। ये फार्मूला मेरा निकल कर आया है मीडियन का, L प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। ओरली बता रहा हूँ, L यहाँ पे मेरा क्या होता है, L मेरी होती है लोअर लिमिट, क्या होती है लोअर लिमिट, n बाई टू, कैपिटल N बाई टू, कैपिटल N बाई टू से मुझे पता लगता है अपनी मीडियन क्लास। जो मेरी मीडियन क्लास होती है ना, मीडियन क्लास यानी ऐसी क्लास इंटरवल जिसमें मेरा मीडियन लाया करेगा, उस क्लास में वो मुझे पता कैसे लगता है, उस कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से जो कि जस्ट ग्रेटर या फिर इक्वल टू हो n बाई टू के, यानी n बाई टू के ग्रेटर हो या इक्वल हो, ऐसी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, एंड उसी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ओरली बता रहा हूँ, वैसे भी करके देखेंगे, ठीक है, तब ज़्यादा समझ में आएगा। स्मॉल एफ मेरा क्या होता है, स्मॉल एफ माई फ्रिक्वेंसी एंड इनटू एच यानी हाइट ऑफ द क्लास या फिर विड्थ ऑफ द क्लास भी से आप कह सकते हो। तो सबसे अगला टास्क हमारा देखो मीडियन निकालना ही है ना। तो मीडियन के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, L प्लस, याद कर लो इसे, n बाई टू माइनस सी बाय स्मॉल एफ इंटू एच, ठीक है। अब एक एक करके सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। वेयर L इज़ इक्वल टू, L यहाँ पे कितना है, L अगर आप देखोगे ना तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ना वो वाली लिमिट, मतलब ये वो वाली लोअर लिमिट है जो क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है, जो n बाई टू वाली टर्म से आएगी, ठीक है, यानी n बाई टू वाले आइटम से आएगी। n मेरा यहाँ पे कितना है पहले ये बताओ, 25 है, तो n बाई टूवेथ वाली जो आइटम हो गया, या फिर n बाई टू कितना है, अच्छा n मेरा यहाँ पे 50 है, सो सॉरी, n 50 है ना, n इज़ टोटल, यू नो टोटल फ्रीक्वेंसी से हमने करी तो 50 आ रहा था, ठीक है। n का ये फार्मूला ना, समेशन ऑफ i इज़ इक्वल टू 1 से n एफ आई, तो ये निकाला तो 50 आ रहा था, 50 बाई टू इज़ 25th आइटम हमने देखना है। अब 25th आइटम हमें ये देखना है कि जो 25th है ना, यानी कि मुझे एक ऐसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए जो इस 25th वाली फ्रीक्वेंसी की, 25th वाले आइटम की जस्ट ग्रेटर हो, अंडरस्टैंडिंग, जस्ट ग्रेटर हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 25th वाली आइटम के, 25th वाली आइटम यानी 25th ऑब्जर्वेशन के जस्ट ग्रेटर मेरी ये 28 कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल कर आएगी, ठीक है। क्या देखना है मुझे, n बाई टूएथ वाला आइटम जो है, कैपिटल n बाई टूएथ वाला आइटम यानी 25th आइटम के जस्ट ग्रेटर वाली जो कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है वही मेरी मीडियन क्लास होती है, यानी 20 से 30 वाली को मैंने अपनी मीडियन क्लास चूज़ कर लिया, यानी कि इसके बीच में मेरा मीडियन लाई करेगा, ठीक है, 20 से 30 के बीच में। अब होता क्या है, ये 20 मेरा लोअर लिमिट निकल कर आता है, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, है ना, तो L की वैल्यू मेरी यहाँ पे कितनी निकल कर आएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है। n बाई टू तो मैंने कैलकुलेट कर ही लिया, n बाई टू कितना है, 25। अब कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे पता लगाऊं मैं, कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, अब यहाँ पे ये पता लगाओ कि कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मुझे कौन सी लेनी है। कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वो वाली फ्रिक्वेंसी होगी जो जस्ट मेरी मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग वाली है, मीडियन क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के प्रीसीडिंग कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को मैंने वहाँ पे लेना है। तो ये 13 है तो मैं वहाँ पे 13 ले रहा हूँ, फ्रिक्वेंसी तो मेरी यही रहेगी 15, ठीक है। तो कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है 13 और फ्रिक्वेंसी कितनी है 15, हाइट ऑफ द क्लास यहाँ पे 10 है। सब कुछ पुट करने के बाद मीडियन यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस n बाई टू की वैल्यू कितनी है, इसमें पुट कर रहा हूँ,
n/2 कितना है यहाँ पे 25, तो 25 माइनस 13/15 इंटू 10, ये हो जाएगा 20 प्लस 25 माइनस 13 कितना होता है 12 आएगा यहाँ पे, 12/15 इंटू 10। एंड जब आप इसे काटोगे तो 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा ओ 5 2 ज़ा एंड ये हो गया 4 2 ज़ा 8, तो ये आ जाएगा 28, यानी मीडियन मेरा कितना आ गया 28 आ गया। देख रहे हो मीडियन 28 किस मीडियन क्लास में लाई कर रहा है 20 से 30 के बीच वाली, मतलब उसी के अंदर ही ऑब्जर्वेशन आएगी, उसी के अंदर मेरी ये सेंट्रल टेंडेंसी निकल कर आई, दैट इज़ 28। ठीक है, जो इस मीडियन क्लास के अंदर थी, तभी तो हमने इसको मीडियन क्लास लिया, क्योंकि मीडियन इसी के अंदर लाई कर रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीडियन इसी के अंदर है, तभी तो बोल रही मीडियन क्लास। अनकॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आप देख लेना, हम इससे प्रीसीडिंग वाली लेते हैं, इसमें गलती मत कर देना, ठीक है ना, फाइन ओके। अब एक्स आई माइनस एम कर सकते हैं हम, यानी कि 5 माइनस 28 कितना उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो 23, 15 माइनस 28 कितना होता है 13 आएगा, देन ये 3 आएगा 7 17 27, ये बेसिकली कैलकुलेशंस कर रखी है सारी, ठीक है ओके। तो कैलकुलेशंस तो आपको खुद प्रैक्टिस करोगे है ना। अब एफ आई और इसका मल्टीप्लिकेशन 6 3 18 13 91 45 102 और ये आ जाएगा 68 54, ठीक है। अब इस सब का तो समेशन चाहिए ना, है ना, 138 91 45 एंड एक मिनट ये 112 है, 112 68 54, इन सब का जब आप समेशन करोगे तो आपके पास आएगा 508, ठीक है, क्या आएगा 508। एंड इसी को हम मीन डेविएशन के फॉर्मूले में डाल देंगे। क्या फार्मूला है मीन डेविएशन का, जल्दी बताओ। मीन डेविएशन का फार्मूला है 1/n इंटू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से n तक एफ आई एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एम, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसे डालें तो 1/n की वैल्यू, यानी कैपिटल N मेरा कितना आया था पीछे, कैपिटल N मेरा आया था 50, है ना, तो 1/50 हो जाएगा ये। और ये पूरा समेशन अभी मैंने निकाल लिया है ना, ये समेशन निकालने के बाद क्या पता चला मुझे, वो आया है 508, तो ये हो जाएगा 508/50, इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 10.16, कितना आएगा 10.16, फाइन है। तो ये यहाँ पे आपका मीन डेविएशन हो गया। एंड फार्मूले को अगर आपने और ज़्यादा डीप में अगर इंटरेस्ट है तो मीन डेविएशन का फार्मूला अब आप देख लो, अपडेटेड वाला क्या आया है, 1/समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से n, ये आपकी रिवीजन हो रही है बेसिकली, ये करते रहा करो अपने फ्री टाइम में, ठीक है। एफ आई, इससे ना बेसिकली रिमेम्बरेंस आपकी बनी रहेगी, तो पता रहेगा आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है ना। और एफ आई तो ऐसे ही है, एक्स आई माइनस मीडियन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मीडियन का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, तो एल प्लस कैपिटल एन प्लस ये है ना n/2 माइनस सी होल डिवाइड बाय एफ इंटू एच, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे मीडियन को रिप्लेस कर दिया L यानी कि लोअर लिमिट L प्लस n/2 माइनस सी डिवाइड बाय एफ इंटू एच से, ठीक है। तो ऐसे हम मीन डेविएशन निकाल सकते हैं अबाउट मीडियन। तो यहाँ पे हम एग्जांपल 1 to 7 ओवर करते हैं। आई होप आपको मीन, मोड, मीडियन, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स, ये तीन जो हमने देखे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, ये सब अच्छे से आपके क्लियर हुए होंगे। यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, अब पूरा अगर मैं वापस जाऊँ देखने के लिए कि हमने किया क्या अभी, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा था मेथड्स ऑफ डिस्पर्जन में, हमने रेंज डिस्कस कर लिया है एंड क्वार्टाइल डेविएशन तो है नहीं सिलेबस में, एंड हमने मीन डेविएशन जो है वो डिस्कस कर लिया है, जो आपकी एक्सरसाइज 15.1 में भी है।
तो इतना इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन एंड पूरा इंटरप्रिटेशन हमने इस चैप्टर का कर लिया है, एग्जांपल्स भी देख लिए हैं। तो उसके बाद आप आई वुड एक्सपेक्ट कि आप एक्सरसाइज 15.1 खुद से ट्राई करो, ठीक है। तो इसकी वीडियोस मैं नहीं डाल रहा बिकॉज 15.1 बेसिक से क्वेश्चन एंड अपने एग्जांपल्स एंड इंट्रो वीडियो देख लिए तो दे आर जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर यू, है ना। मीन डेविएशन हो गया। अगला मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन से ही एसोसिएटेड वेरिएंस बचा है। तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे विद एग्जांपल। 7 तक तो हो गए, 8, 9, 10, 11, 12, 8 से लेके 12 तक सारे एग्जांपल्स हम अगली वीडियो में स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की इंट्रोडक्शन और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। एंड उसके बाद आई वुड एक्सपेक्ट कि आप 15.2 भी खुद कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सरसाइज सॉल्व आप करो, वो आपकी ड्यूटी है। मैंने आपको पाथवे बता दिया है एक्सरसाइज सॉल्व करने का, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट आती है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, वो तो है ही ओपन 24/7, है ना। तो आप उसमें पूछ सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। देख लेना अगली वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की। जल्द ही मैं लेकर आ रहा हूँ। आई गेस जब तक आप देखोगे तब तक तो अपलोड हो भी चुकी होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।